आज अपने मैथमेटिक्स का एक बहुत वाइटल पार्ट सीखेंगे विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक सेक्शन है। क्लास 8 से स्टार्ट होता है, क्लास 12 तक जाता है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 साल तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखोगे। पहले आप 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखोगे इन द जूनियर क्लासेस। आगे जाके आपको 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना पड़ेगा। अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं एंड इन द अपकमिंग 1 and 2 आवर्स आप इस पूरे चैप्टर को फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्क्रैच टिल द डिस्टेंस फॉर्मूला, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स आप लोग सीखोगे। इसके बीच अपने सारा टर्मिनोलॉजीज, ऑल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड्स के लिए, जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सब कुछ इंक्लूड किए हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो PYQs एंड FAQs हैं, उसे इंक्लूड किया गया है। सो यू मस्ट फॉलो अप स्टार्टिंग विद द पिक्चर एट द बैकग्राउंड। दिस इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपने जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर्स निकालते हैं, उसे अपने कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो द पिक्चर एट द बैक इज नॉट कॉल्ड अ ग्राफ, इट इज कॉल्ड अ कार्टेशियन ग्राफ या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ। ओके, नाउ coming to the basics, coming to the name of the chapter, coordinate. What does coordinate means? Now what does this word mean? इसका 2 पार्ट है, एक है एब्सिसा और एक है ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। ओके, एक है एब्सिसा, एक है ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। ये एब्सिसा को अपने रफ लैंग्वेज में बोलते हैं एक्स का वैल्यू। ये किन का वैल्यू है? ये एक्स का वैल्यू है। ओके, और ये ऑर्डिनेट को अपने रफ लैंग्वेज में बोलते हैं वाई का वैल्यू। ओके, तो ये x का वैल्यू इज नोन एज एब्सिसा, ये y की वैल्यू इसे अपने कहते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के अपने कहेंगे कोऑर्डिनेट। सो ये x और ये y का वैल्यू होता क्या है, चलो समझते हैं। आपको अपने बोर्ड पर एक एक्सिस दिख रहा होगा जिसपे लिखा होगा x, तो इसे अपने कहते हैं x एक्सिस। ये x एक्सिस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके एंडिंग तक गया है। इस एक्स एक्सिस का काम होता है मेरे पॉइंट के लेफ्ट वर्डनेस या फिर राइट वर्डनेस को मेजर करना। तो मेरा एक्स एक्सिस क्या करता है? मेरा एक्स एक्सिस ये मेजर करता है कि कोई पॉइंट कितना राइट में है या फिर कितना लेफ्ट में है। विच मींस अगर कोई पॉइंट राइट में होगा या फिर अगर कोई पॉइंट लेफ्ट में होगा तो उसकी मेजरमेंट किस पर होती है? एक्स एक्सिस पर होती है। सो एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस measuring the leftwardness or the rightwardness of a point. So simple. Okay, now let's talk about y-axis. Y-axis is the vertical axis starting from 10 going till -10. ये vertical axis का काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी भी पॉइंट का अपवर्डनेस या फिर डाउनवर्डनेस मेजर करना। ओके, तो चलो इसको मेंशन कर देते हैं। एक्स एक्सिस का काम क्या है? एक्स एक्सिस का काम है लेफ्ट वर्डनेस या फिर राइट वर्डनेस चेक करना, और वाई एक्सिस का काम क्या है? वाई एक्सिस चेक्स फॉर अपवर्डनेस और डाउनवर्डनेस। ओके, फाइन। सो इन दोनों वैल्यूज को जब अपने मिलाएंगे, मतलब इनका वैल्यू एब्सिसा, इनका वैल्यू ऑर्डिनेट को जब अपने मिलाएंगे तो हमें मिलेगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, और इसी ज्योमेट्री को अपने कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइन। ओके, ये थ्योरी तो हो गया। ये बिगिनिंग ऑफ द नंबर्स यहां से हो रहा है 0 से, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड -1, -2, -3, -4, -5, 6 ऐसे करके, एंड ऐसे डाउन एंड अप का भी मेजरमेंट है। अच्छा, इसे अपने कहते हैं ओरिजिन, ORIGIN। दिस स्टैंड्स फॉर ओरिजिन।
फाइन, ये है आपका ओरिजिन। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इस बात को समझो कि आपकी ओरिजिन ना लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना ऊपर है, ना नीचे है। इसीलिए ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। 0,0 मतलब वो ना लेफ्ट है, ना राइट है, ना अप है, ना डाउन है, वो एकदम सेंटर पे है। इसीलिए अपने उसको कहते हैं कि वो ओरिजिन है। ओके, अच्छा, अब हैविंग सेड ऑल दिस, लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेंट्स। ओके, आगे जाके ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस कंसेप्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। द फर्स्ट इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। Quadrant 1, 2, 3, 4. In quadrant 1, the value of x and the value of y both are positive. देखिए, अब x भी पॉजिटिव मिलेगा आपको और y भी पॉजिटिव मिलेगा। तो क्वाड्रेंट 1 जिन दो लाइंस से बना है वो दोनों पॉजिटिव है। नेक्स्ट लेट्स कम टू क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2 में द लेफ्ट लाइन must be of a negative value and the line, the vertical line has the positive value. So you have negative of x and positive of y. As you can see, quadrant number 2 में जो मेरे वैल्यूज हैं वो सारे नेगेटिव है और जो मेरे वैल्यूज इधर है वो सारे पॉजिटिव है। मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है। क्वाड्रेंट 3 में अगर आप चेक करोगे तो दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब आपकी x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एंड क्वाड्रेंट 4 में look at this carefully, the x goes positive and the y goes negative। तो अपने यहां पर लिखेंगे x is positive and y is negative। ओके, अब आपसे एक रैंडम पॉइंट पूछ लेता हूं मैं, देखता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया ये पूरा कंसेप्ट। लेट्स से मैं आपसे पूछता हूं कि 4, -6 कहां पर है। ओके, आपसे क्या पूछा गया है कि 4, -6 कहां पर है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, चलो समझते हैं। 4 हुआ x का वैल्यू और -6 हो गया y का वैल्यू। x का वैल्यू को कहेंगे एब्सिसा, y के वैल्यू को कहेंगे ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के ये जो आपको यहां पर दिख रहा है इसे अपने कहेंगे को ऑर्डिनेट। फाइन, अच्छा, आप इस एब्सिसा को अगर आप देखिए तो मैं आपको पहले बताया था कि वो लेफ्टवर्डनेस और राइटवर्डनेस चेक करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है 4 और ये 4 अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है। इसका मतलब इनको 4 स्टेप्स राइट की तरफ बढ़ना है। तो दिस बिकम्स 1, 2, 3, 4। ओके, तो मैंने यहां पर एक मार्किंग कर लिया अपना। ओके, 4 स्टेप्स राइट की तरफ में मूव किया एंड y की वैल्यू जिसे अपने ऑर्डिनेट कहते हैं वो -6 है। -6 मतलब क्या हो गया, ये y की वैल्यू क्या मेजर करती थी, अपवर्डनेस या फिर डाउनवर्डनेस। तो -6 जाएंगे अपने नीचे और -6 देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा -6। अब हमारी जो कोऑर्डिनेट है वो 4 स्टेप्स राइट एंड 6 स्टेप्स बिलो है। अब आप यहां से एक हल्के हाथ से एक लाइन टान दो, यहां से एक हल्के हाथ से लाइन टान दो और इनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी इसे अपने कहेंगे 4, -6। आपसे पूछा यह जाएगा कि ये जो 4, -6 है बताओ वो किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है। तो आपको कहना पड़ेगा कि ये है क्वाड्रेंट नंबर 4। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यह क्वाड्रेंट नंबर 4। क्यों? क्योंकि यहां पर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। अब देखो x की वैल्यू पॉजिटिव थी, x की वैल्यू पॉजिटिव थी और y की वैल्यू नेगेटिव थी। ओके, सो दीज आर सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत काम आ सकता है। आप सिर्फ कोऑर्डिनेट को देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1। अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 2। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 3। और अगर आपके x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है, दिस बिकम्स क्वाड्रेंट नंबर 4। आप देखो यहां पे आपके x की वैल्यू पॉजिटिव थी, y की वैल्यू नेगेटिव थी, मैं उसे देख के बोल सकता था भैया दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, बहुत अच्छा। अब ये जो हमारा अप्रोच है उसको थोड़ा सा स्मार्ट कैसे किया जाए, देखो अगर मुझे 4, -6 असल में प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एज अ इंस्ट्रक्शन सोचूंगा। इमेजिन करिए हमसे किसी ने कहा कि हमें 4 स्टेप्स राइट एंड 6 स्टेप्स डाउन जाना है, तो मैं क्या करूंगा। 4 स्टेप्स राइट मतलब 1, 2,
3 4। इसके बाद हमें कहा गया 6 स्टेप्स डाउन जाने के लिए, मतलब मुझे नीचे जाना है कितना, 6 स्टेप्स। तो दिस इज, यहां पर पहुंच चुका हूं मैं 4 स्टेप्स राइट पहुंच चुका हूं। अब मुझे 6 स्टेप्स डाउन जाना है, तो चलो 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन, 4 5 6। हियर गोज माई फाइनल पॉइंट। तो मैं ये सब चीज अपने दिमाग में करूंगा, ग्राफ पेपर पे नहीं। मुझे ग्राफ पेपर में सिर्फ ये लिख देना है दैट दिस इज माई पॉइंट 4 -6। कैसे आया, टोइंग 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 टोइंग, 4 स्टेप्स राइट एंड देन 6 स्टेप्स डाउन, टोइंग 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 टोइंग। ऐसा समझ गया, वेरी इजी है ना, वेरी बेसिक। नाउ having spotted the coordinate, now it's time to draw some lines. ओके ये तो कोऑर्डिनेट आपने स्पॉट कर लिया, आपको आगे आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करना। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने लाइंस बनाना सीखेंगे। ओके लेट्स सी, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स का नाम लिख लेते हैं रैंडमली। लेट्स सी, a is equals to 2, 3, b is equals to -3, 3 and c is equals to -3, -2। तो आइए अब अपने लाइंस बनाना सीखेंगे। आपके पास जब एक पॉइंट हो तो अपने उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, 2 पॉइंट मिल जाएगा तो आप उनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना सकते हो। तो अब अपने लाइन सेगमेंट बनाना सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करके ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाना सीखेंगे, फिर उन फिगर्स का एरिया एंड पेरीमीटर भी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू बताई गई है 2, 3। इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है 2 स्टेप्स राइट एंड 3 स्टेप्स अप, 2 स्टेप्स राइट एंड 3 स्टेप्स अप। ये हो गया आपका ए। सही बात है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, 3। बी की वैल्यू है -3, 3। तो चलिए -1, -2, -3 और उसके बाद 3, 1 2 3। तो ये हो गया बी विच इज -3, 3। कैसे आया, दिस इज 3 स्टेप्स लेफ्ट एंड 3 स्टेप्स अबव, आई मीन 3 स्टेप्स अप। तो 3 स्टेप्स लेफ्ट एंड 3 स्टेप्स अप। नेक्स्ट कम सी, सी इज -3, -2। तो सी की वैल्यू क्या है, -3, -2। इसका मतलब 3 स्टेप्स लेफ्ट एंड 2 स्टेप्स डाउन, 3 स्टेप्स लेफ्ट। तो 3 स्टेप्स लेफ्ट एंड 2 स्टेप्स डाउन, आप पहुंच गया यहां पर विच इज सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई -3, -2। देख के कोई गलती ना हुआ हो। आपसे ये कह सकता है कि भैया अब आप एक लाइन ड्रॉ करना चालू करो, सबको ज्वाइन करो। तो क्या करेंगे अपने, चलो लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, इसे अपने कहेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन्हें अपने कहेंगे लाइन सेगमेंट बीसी। और फिर आपसे क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि गेस द फोर्थ पॉइंट सच दैट दिस होल फिगर, गेस द फोर्थ पॉइंट सच दैट दिस फिगर टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। एक ऐसा पॉइंट गेस करो जो कि इस फिगर को रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बना दे। देखो करना क्या है, आपके पास इनका डिस्टेंस है क्या, आप ये बता सकते हो कि बी से लेके ये सी तक का जो गैप है वो कितना है। बहुत इजी है, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। मतलब बी से अगर आप 5 यूनिट्स डाउन जाओगे तो आपको सी मिलेगा। देन ऑफ कोर्स अगर आप ए से 5 यूनिट्स डाउन जाओगे, 1 2 3 4 5, अगर आप 5 यूनिट्स डाउन जाओगे तो आपको डी मिलेगा। तो डी क्या है, डी आपका फोर्थ वर्टेक्स है। डी की कोऑर्डिनेट क्या है बाद में पता करेंगे। चलिए अभी आपने क्या क्या बुद्धि लगाया, कितना डाउन जाना है। तो आपने क्या कैलकुलेट किया, ये था पॉइंट बी, ये था पॉइंट सी, गैप कितना है 1 2 3 4 5। तो हम 5 स्टेप्स डाउन इधर थे, तो हम 5 स्टेप्स डाउन उधर चले गए नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5। अब अपने ये सोचेंगे कि बी से ए कितना यूनिट्स दूर है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट्स दूर है। कितना, 5 यूनिट्स दूर है। तो हम भी इधर से 5 यूनिट्स फ्रेम करेंगे विच इज 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 and here we go. This is 5 towards the right and this is 5 towards the down. करेक्ट? तो हम एकदम परफेक्ट डी तक पहुंच चुके हैं और ऑब्वियसली ये एक स्क्वायर है. क्या है ये एक स्क्वायर है. एबीसीडी इज अ स्क्वायर. ऐसा मैं क्यों क्लेम कर रहा हूं? देखो, इनकी जो ब्रेथ है वो 5 यूनिट्स है. कितनी है? 5 यूनिट्स. मैं यहां पर लिख देता हूं, इनकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? 5 यूनिट्स है. और इनकी जो लेंथ है, आप देखोगे ये जो आपने कैलकुलेट किया था ये भी 5 यूनिट्स था. ऐसे केसेस में जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसे अपने कहते हैं स्क्वायर, और इसीलिए इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि है तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन आप यहां पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना रहे हो, इसीलिए इसे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. अब ये 5 यूनिट्स यहां पर भी है, लेंथ भी और ब्रेथ भी, ये हो गया एक स्क्वायर. अब आ जाते हैं डी के कोऑर्डिनेट पे. देखो, डी का कोऑर्डिनेट बताना बहुत मुश्किल नहीं है. आप बस ये बताओ कि ये कितना लेफ्ट राइट है और ये कितना अप डाउन है. सिर्फ ये 2 सवाल का आप जवाब दे दो. तो पहला सवाल कि कितना लेफ्ट राइट है, तो इट इज 1 स्टेप एंड 2 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट. कैन यू नोटिस? दिस इज 2 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट एंड इट इज 2 स्टेप्स टुवर्ड्स द डाउन. ये नीचे की तरफ 2 स्टेप्स है. देखिए, ये एक यहां से लेके यहां तक और ये एक यहां से लेके यहां तक. तो 2 स्टेप्स राइट एंड 2 स्टेप्स डाउन मस्ट बी रिटन एज +2, -2. ओके, क्या लिखेंगे? +2, -2. क्यों? क्योंकि पहला बात तो ये राइट में था, तो 2 स्टेप्स राइट मतलब +2, और दूसरा बात ये नीचे की तरफ था, है ना. ये देखिए नीचे की तरफ गया था, तो डाउन की तरफ जा रहा है ना, है कि नहीं? ये तो डाउन की तरफ जा रहा है, तो आप लोग लिखेंगे ये अप नहीं है, ये डाउन है. कितना स्टेप्स डाउन है? 2 स्टेप्स, इसलिए -2. तो +2 क्यों? क्योंकि ये राइट की तरफ जा रहा है. -2 क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है. 2, -2. 2 स्टेप्स राइट एंड 2 स्टेप्स डाउन. ओके, और इस तरीके से आपने इस डी का जो कोऑर्डिनेट है आपने गेस किया. आपसे यहां पर ढेर सारे सवाल पूछे जा सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आपसे यह पूछा जा सकता है कि बताओ हमारे स्क्वायर का एरिया कितना था. तो आप स्क्वायर का एरिया बता सकते हो कि भैया एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर आप ये बोल सकते हो एरिया इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर. हमारी साइड की वैल्यू आई थी 5 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स. 25 स्क्वायर यूनिट्स आप ऐसे लिख सकते हो. ओके, देखिए आपसे और क्या पूछ सकता है? आपसे यह पूछ सकता है कि आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आपके स्क्वायर का कितना एरिया बैठा है. आपसे यह पूछ सकता है कि आपके स्क्वायर का कितना पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे हो पाता है कि नहीं. सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये होता है. और यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मेरे स्क्वायर का कितना पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, और जितना पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है आपसे उसका एरिया पूछा गया है. इन शॉर्ट आपसे इनका एरिया पूछा गया है. तो अपने क्या लिखेंगे? एरिया इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट नंबर 2 कितना है? देखो, क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो इनकी लेंथ है वो 3 यूनिट्स की है. आप अगर केयर करोगे ना, आप दिख रहा होगा आपको, दिस इज 1 2 3. तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो लेंथ आ रही है वो 3 यूनिट्स की आ रही है कि नहीं? और जो ब्रेथ आ रही है वो भी 3 यूनिट्स की आ रही है. देखिए 1 2 3, करेक्ट. तो ये जो एरिया निकलेगा ना, ये भी एक स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ भी 3 यूनिट्स की है और इनकी ब्रेथ भी, इनकी जो ब्रेथ है वो भी 3 यूनिट की है. तो लेंथ और ब्रेथ को कंबाइन करेंगे तो इनका जो एरिया है वो आ जाएगा 9. दिस इज 9 स्क्वायर यूनिट्स. 9 square units. That's it. Done. So this chapter is very simple if you can picturize numbers. अगर आप numbers को picturize कर सकते हो, locate कर सकते हो तो बड़ा simple है. अब देखिए इस अगले क्वेश्चन में अपने इक्वेशंस से लाइन बनाना सीखेंगे. तो हमें इक्वेशंस पता होगा और हम लाइन बना रहे होंगे. उसके साथ साथ हम अलग अलग ऑपरेशंस भी सीखेंगे एक लाइन के साथ क्या क्या हो सकता है. इंस्टेंस के तौर पे
आप एक इक्वेशन नोट कर लो, विच इज y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। अब आपको करना क्या है, आपको ना ऐसे ऐसे करके कॉलम्स बनाने हैं। यहां पर देना है x, यहां पर देना है y, और यहां पर लिख देना है x कॉमा y। ओके, बहुत सिंपल है। यहां पर x, वहां पर y, और यहां पर x कॉमा y। अब आपको x के जगह पर कोई भी 3 वैल्यूज चुनने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने x के जगह पर 2 चुन लिया, आपने x के जगह पर 0, और आपने x के जगह पर -1। ऐसे करके आपने 3 वैल्यूज चूज किए। आपको x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू जनरेट करना है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपने 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 माइनस 4, इसका आंसर देखिए 2 आ जाएगा। और फिर आप इस केस में x के जगह पर 0 पुट कर रहे हो, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो 3 इंटू 0 -4 करेंगे तो आपका आंसर -4 आ जाएगा। और फिर आप x के जगह पर -1 पुट करके देखो, आपने क्या किया, x के जगह पर -1 पुट करके रखा, तो आपका आंसर -3 -4 बिकम्स -7। ऐसे करके आपके पास 3 डेटा आ गया। अब चलो, आप x के जगह पर कौन कौन सा वैल्यू पुट किए थे, पहले किए थे 2, और जब आप x के जगह पर 2 पुट किए थे तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 2, और ये 2 और 2 को मिला के हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 2,2। अच्छा, x के जगह पर जो दूसरी वैल्यू पुट हो गई थी वो हुई थी 0। अच्छा, x के जगह पर आपने क्या पुट किया, 0। x के जगह पर जब आपने 0 पुट किया तो y के जगह पर क्या पुट हुआ, -4। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -4, and when x is equals to -1, then y is equals to -7. x is equals to -1, then y is equals to -7. So x comma y becomes the coordinate 0 comma -4, and x comma y will become -1 comma -7. So these are the values of your abscissa and these are the value of your ordinate. भैया सिंपल सा कंसेप्ट है, x का वैल्यू पुट करोगे y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू रैंडम कुछ भी पुट कर दो, y का वैल्यू तो आपको मिल ही जाना है। इस केस में कम से कम ऐसा ही है। अच्छा, तो आपने x के जगह पर 3 वैल्यूज पुट किया, उसके जगह पर आपको यहां पर आपने x का वैल्यू पुट करते गए और आपको y के वैल्यूज नए नए मिलते गए। तो आपकी इनपुट क्या थी, x की थी, और आपकी आउटपुट क्या थी, y की थी। अच्छा, सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो इनको डोमेन एंड रेंज कहा जाएगा। जो आपकी इनपुट है उसके लिए अपने वर्ड करेंगे डोमेन, और जो आउटपुट है उसके लिए अपने वर्ड यूज करेंगे रेंज। अच्छा, आपके छोटे क्लासेस में मतलब 8, 9, 10 में अपने बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आप जो वैल्यूज अपने मन मुताबिक सोच ले रहे हो उसे अपने कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वैल्यूज आपको मिल रही है, आप अटेन कर रहे हो, वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस हिसाब से जो x था ये इंडिपेंडेंट था, और जो y था वो डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट मतलब ये y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, हालांकि ये जो x है वो इंडिपेंडेंट है। x आप अपने मन में कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आपको मिल गए हैं 3 कोऑर्डिनेट्स, विच इज 2,2, 0, -4 एंड -1, -7। ओके, लेट्स एटलीस्ट इरेज दिस पोर्शन, क्योंकि इस पोर्शन की अपने को जरूरत नहीं है। कम से कम इस पोर्शन को इरेज कर लेते हैं, इतना तो वर्कआउट आप समझ गए होंगे। आते हैं 2,2 पे। 2,2 मतलब 2 स्टेप्स राइट एंड 2 स्टेप्स अबव, करेक्ट। तो 2 स्टेप राइट और 2 स्टेप ऊपर, 1, 2, और यहां पे ऊपर आ गए हैं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट विच इज 2,2। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज 0, -4। -4 मतलब डाउन, तो यहां पर लिखा है 0। तो पहला बात, हमें एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू मिली है वो 0 मिली है, मतलब ना मुझे लेफ्ट जाना है ना मुझे राइट जाना है, ना मुझे लेफ्ट जाना है ना मुझे राइट जाना है, इसीलिए उसकी वैल्यू 0 दी गई है। 0 मतलब नीदर लेफ्ट नॉर राइट, एट द सेंटर। तो हमें रहना है सेंटर पे, और उसके बाद हमें 4 स्टेप्स डाउन जाने हैं। देखिए -4 लिखा हुआ है ना, तो 4 स्टेप्स नीचे की तरफ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप चले गए 4 स्टेप्स नीचे, और इस तरीके से आपको मिल गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था 0, -4। आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। द थर्ड पॉइंट इज -1, -7। क्या है, -1, -7। देखिए ये है -1। -1 मतलब मुझे जाना है
लेफ्ट की तरफ, और -7 मतलब मुझे जाना है नीचे, टुवर्ड्स डाउन। तो -1 -7, -1 मतलब लेफ्ट की तरफ, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो आप पहुंच गए नीचे कहां पर, -7 पे। ओके, लेट्स सी, आपकी कोऑर्डिनेट आएगी ओवर हियर विच इज -1, -7। ओके, अपने एक काम कर सकते हैं, इनका नाम भी दे सकते हैं एज यू लाइक। आप इसको ए, आप इन्हें बी, और आप इन्हें सी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास तो स्केल है नहीं, तो हम जो फ्री हैंड से खींचेंगे वो हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन ना हो, लेकिन आपके पास स्केल होगा। ऑब्वियसली एग्जाम में आपके पास स्केल होगा। देखिए एक अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा। दिस लाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये लाइन कहां से डिराइव हुआ है, उस इक्वेशन से। अगर मैं कहूं कि लाइन, तो लाइन होती है जिसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना हो। तो अगर आपको कहेगा लाइन ड्रॉ करने, तो आप ये वर्कआउट करना, अपने 3 कोऑर्डिनेट्स को निकालना। लाइन बनाने के लिए ये 2 एरोज देना बहुत जरूरी है। लाइन होता है वो जिसकी कोई बिगिनिंग और कोई एंड ना हो, जिसकी कोई स्टार्टिंग और कोई एंड ना हो। मतलब ये एरो देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दिखाने के लिए कि भैया हमें नहीं पता कि ये लाइन कहां चालू हुआ है और हमें नहीं पता कि ये लाइन कहां एंड होगा। अब आपको सुनने में तो ये बहुत कैजुअल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एरो नहीं दोगे तो आपका मार्क्स काट लेगा। अगर कभी भी आपसे कहता है कि भैया ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और ड्रॉ करिए आप इसे ग्राफिकली, तो सिंस ये एक लाइन है, इसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकती, मतलब ये एरोस देना जरूरी है। अगर आप ये एरोस नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या बदलेगा? फंडामेंटली बहुत कुछ बदलेगा। फंडामेंटली इस एरो को नहीं देने से आप ये बताना चाह रहे हो कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो स्टार्ट हुई है यहां से और इनकी अंत हो गई है यहां पर। तो लाइन सेगमेंट मतलब जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको पता हो और जिसकी एंडिंग पॉइंट भी आपको पता हो। तो अगर आपसे कहता है लाइन सेगमेंट, तो आप यहां से चालू करना और यहां पर खत्म कर देना। ए बी सी, इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, काम खत्म। और ए के बियॉन्ड मत जाना, सी के नीचे मत जाना, सिर्फ यहीं तक कंस्ट्रक्ट करके अपने आप को रख लेना। लेकिन अगर कहता है लाइन सेगमेंट, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कह दिया लाइन सेगमेंट नहीं, सेगमेंट मतलब इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डेफिनिट है, निर्धारित है। अगर आपसे कहता है कि भैया लाइन सेगमेंट नहीं चाहिए, लाइन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा पूरे फुल स्ट्रेच में, आपको जाना पड़ेगा फुल स्ट्रेच में, और उसके बाद ये एरोस देने पड़ेंगे, ये दिखाने के लिए कि भैया देखो ये परफेक्ट लाइन है। देयर इज नो एंड एंड देयर इज नो बिगिनिंग, ना कोई बिगिनिंग है यहां पर और ना कोई एंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसमें बच्चे काफी मार्क्स लूज कर देते हैं। यहां पे आपको केयरलेस नहीं रहना है। ओके फाइन। आपसे ये कहा गया कि आप बताइए कि हमारी ये जो लाइन है ये कहां पर x का वैल्यू -1 देगी। हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू -1। आप एक बात बताइए, x का वैल्यू -1 कहां होता है? x का वैल्यू -1 होता है यहां पर, देखिए यह x का वैल्यू -1। तो आप एक काम करना, अगर आपको यह पता करना है कि x का वैल्यू -1 कहां होगा, तो आप ऐसे नीचे चले जाना। कहां मीट कर रहे हैं? -7 पे। तो आप ये लिख देना कि जब x का वैल्यू -1 होगा तो y का वैल्यू -7 होगा। ओके, तो अपने ग्राफिकली ऐसे पता करते हैं, बड़ा इजी है, वेरी वेरी इजी। ओके, एक काम करते हैं, अपना दूसरा सिनेरियो लेते हैं। लेट्स से आपसे कहा गया कि बताओ y की वैल्यू 5 कहां होगी। तो y की वैल्यू 5 कहां है भैया? तो देखिए y एक्सिस पे 5 को ढूंढो, यहां पर मिल रहा होगा, और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। तो इस लाइन को अपने कहते हैं y इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये कहां बनाया गया है? y इज इक्वल्स टू 5 वाले मार्किंग पे। वैसे ही इस लाइन को अपने कहेंगे x इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये लाइन कहां बनाया गया है? x की वैल्यू जब -1 थी वहां बनाया गया है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, देख लीजिए अच्छे से। x इज इक्वल्स टू -1 मतलब जहां पर वो -1 की मार्किंग होगी वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाएगा। y इज इक्वल्स टू 5 मतलब जहां पर y के एक्सिस पे 5 की मार्किंग होगी वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। दैट्स हाउ वी वर्क। बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं,
आपसे ये पूछ रहा है कि जब y की वैल्यू 5 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी। इफ y इज इक्वल्स टू 5 देन x इज इक्वल्स टू हाउ मच। इस सवाल का जवाब आपको सिर्फ ये इंटरसेक्शन दे सकता है। क्या करना है आपको, सिर्फ ये इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है। आप ऐसे एक इंटरसेक्शन कर दो, ये देखिए ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब y की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू कितनी थी। आप इस पॉइंट को ठीक से स्टडी करो, इसका कोऑर्डिनेट कितना है आप ये बताओ, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है। इसकी कोऑर्डिनेट है 1 2 3 स्टेप्स राइट एंड 1 2 3 4 5 स्टेप्स अबव। तो 3 स्टेप्स राइट एंड 5 स्टेप्स अबव। तो इनकी कोऑर्डिनेट है 3,5। इसका मतलब जब y की वैल्यू 5 थी, जब y की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां पे लिख देंगे x की वैल्यू है 3। अरे भैया तभी तो कोऑर्डिनेट 3,5 हुआ। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जब x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू कितनी थी 3। फाइन स्टूडेंट, भी प्रॉब्लम। चलो और एक दो ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस करते हैं। लेट्स से कि आपसे ये पूछा गया कि जब y इज इक्वल्स टू -2 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी। क्या पूछा गया आपसे, जब y इज इक्वल्स टू -2 होगा तब x की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बताइए क्या करना है आपको, आपको ढूंढना है कि y इज इक्वल्स टू -2 कहां पर है। तो y इज इक्वल्स टू -2, ये देखिए y इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -2 यहां पर है। तो हम y इज इक्वल्स टू -2 पे एक लाइन बना देंगे ऐसे करके, ठीक है। हम y इज इक्वल्स टू -2 पे एक लाइन बना देंगे और इस लाइन पे अपने नाम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -2। ये क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -2। ये एक हॉराइजॉन्टल लाइन है जो कहां बनाया गया है, ये एक हॉराइजॉन्टल लाइन है, कहां बनाया गया है, जहां पे y की वैल्यू -2 थी। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि इस कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू कितनी होगी। दिख रहा होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये था हमारा लाइन, दिस वाज द लाइन दैट आई ड्रू फ्रॉम द इक्वेशन। उस पूरे इक्वेशन से मैंने ये लाइन अचीव किया था, इफ यू रिमेंबर। और y इज इक्वल्स टू -2 जिसकी इंक्वायरी अभी हो रही है, वो लाइन ठहरा ये। तो आप बताइए इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहां है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर आप कोऑर्डिनेट निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि इनका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। चलो समझो, हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट। इनका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो आप। अच्छा, कोऑर्डिनेट को स्पॉट करने के लिए आप ये सवाल पूछना हमेशा कि कितना लेफ्ट राइट और कितना अप डाउन जाना पड़ेगा वहां तक पहुंचने को, ठीक है। तो देखो आपको कितना राइट जाना पड़ेगा, ये 1 है, तो इस पॉइंट को आप 0.7 मान लो, क्योंकि देखिए यहां से 1 स्टेप राइट थोड़ा दूर हो गया, आपका पॉइंट थोड़ा पहले पड़ रहा है, तो आप इसको 0.8 या फिर 0.7 मान लो। यहां पड़ रहा है ना, आप इसको 1 कभी मत बोलना क्योंकि 1 थोड़ा दूर पड़ जा रहा है। तो आप लिखना 0.7 यूनिट्स। आप किस तरफ जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो। अच्छा, आपको कितना डाउन जाना है बताओ, कितना नीचे है वो पॉइंट। तो देखिए ये था 0, ये था -1 और ये है -2, है ना। दिस इज -2 डाउन, दिस इज -2, -2 मतलब डाउन। तो दिस इज 2 यूनिट्स डाउन। सिंस ये डाउन है इसलिए हम निगेटिव लिखेगा, दिस इज -2 यूनिट्स, सिंपल। तो अब आपसे अगर पूछे कि अगर y की वैल्यू -2 थी, ओके, तो x की वैल्यू कितनी है। अगर y की वैल्यू -2 थी तो x की वैल्यू कितनी है। देखिए यहीं पर तो लिखा हूं कि जब y की वैल्यू -2 है तो मेरे x की वैल्यू कितनी होगी 0.7। तो यहां पे आ गया 0.7। ओके फाइन, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपसे पूछेगा ना कि बता अगर x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू कितनी है, अगर आपसे कभी भी ये सब पूछेगा, आपको क्या करना है, आपको ये लाइंस बनाना सीखना है, ठीक है। ओके, अच्छा नाउ हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि भैया ये एरिया के बारे में कुछ बता पाओगे क्या, कि ये जो ट्राइंगल है हमारा,
इतना बड़ा सा जो ट्राइंगल है हमारा, इनका एरिया कितना होगा। जैसे हम एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाले थे, तो मैं आपसे पहले कहा था कि स्क्वायर एक लौता ज्योमेट्रिकल फिगर तो है नहीं, तो क्यों ना हम इनका एरिया निकालें। वाई नॉट टू ट्राई, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है ये, है ना, ये एक ट्राइंगल है, इनका एरिया निकालना है। फॉर्मूला होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होना चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाबू देखिए, आपका जो बेस है वो यहां से लेके यहां तक है। आप काउंट करिए कितने बॉक्सेस हैं इसके अंदर। 1 2 3 4। कितने बॉक्सेस हैं? 4। तो आप बेस की जगह पर क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो। अब आप सोचो कि कितनी हाइट है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है आपकी हाइट। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? आप यहां पे लिख सकते हो 12। तो हाफ इंटू 4 इंटू 12। 4 क्या है इसका? बेस है 4, और हाइट कितनी थी इसकी? हाइट थी 12। अगर मैं ये बेस 4 और इस हाइट 12 को ऑपरेट करेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अभी आपने किसका एरिया निकाला? अभी आपने इसका एरिया निकाला। दैट्स इट, हो गया। तो अपने स्क्वायर का एरिया निकालना सीख गए, ट्राइंगल का एरिया निकालना सीख गए, कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख गए, इक्वेशन ऑफ लाइन से पूरा लाइन बनाना सीख गए, ये टेबल बनाना सीख गए। अपने फिर 3 एग्जाम्पल्स लिए। व्हेन y इज इक्वल्स टू 5 देन x इज इक्वल्स टू हाउ मच, व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 देन y इज इक्वल्स टू हाउ मच, व्हेन y इज इक्वल्स टू -2 देन x इज इक्वल्स टू हाउ मच। अपने ये सीख गए। ये आपके एग्जाम्स में आते हैं भैया, भर भर के आते हैं, डोंट वरी। हवाई क्वेश्चंस नहीं है ये सब आपके एग्जाम्स में अपीयर करने वाले क्वेश्चंस है। चलिए एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इस बोर्ड को, उसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, इस जॉनर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब अपने प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट इक्वेशन चूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे इक्वेशन बताया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। क्या कहा गया आपसे? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। अब आपको इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहला स्टेप, आप कोई भी वेरिएबल, वो चाहे x हो या वो y हो, आप उसे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर आइसोलेट कर लो। इसका मतलब जैसे इस 2x को आप लिख सकते हो 10 माइनस 3y, और आप फिर x का वैल्यू निकाल सकते हो 10 माइनस 3y बाई 2। अब देखिए, आपका यह सवाल हो सकता है कि भैया आपने पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया। मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले क्वेश्चन में जो हमारी इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। मतलब ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट माई वेरिएबल वॉज एट दी LHS। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा वेरिएबल अकेला बैठा था, तो मुझे ऐसा कोई मॉडिफिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर आप देखो y के पास ना कोई कोएफिशिएंट है, ना y के साथ कोई है, वो बेचारा अकेला मस्त LHS में बैठा है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में लिखा था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। कोई भी वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला नहीं होगा तो ये समझ नहीं हो पाएगी। आप x या फिर y में से किसी भी एक वेरिएबल को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला करो। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, मैंने x को टारगेट किया, तो मैंने पहले 2x को रखा, 3y का साइड चेंज किया, तो 3y उस तरफ जाके नेगेटिव हो गया। फिर आपने x का वैल्यू निकाला। कैसे? आपने x का वैल्यू निकाला 10 माइनस 3y बाई 2 कर दिया, क्योंकि अब देखो x के पास कोएफिशिएंट 2 था, वो डिवीजन में चला गया। अब आपको वही करना है जो कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, नथिंग चेंजेस। करना क्या है आपको, यहां पे आपको x और y के ऐसे करके कॉलम्स बनाने हैं, और x y का जब कॉलम मिल जाएगा आपको, तो फिर आपको x y का लिस्ट बनाना है। टोटल हमारे पास 3 डेटा होना चाहिए। मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होती है ताकि मैं एक लाइन बना सकूं। वैसे तो लाइन 2 से बन जाएगा, लेकिन तीसरा कोऑर्डिनेट ये प्रूव करने के काम आता है कि आपने सम्स को सही किया है कि नहीं किया है। आपके यहाँ रूल है सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड में कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग है वो करेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 लाइंस, अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट्स को लोगे तो एक स्ट्रेट लाइन तो हमेशा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो बनना ही है।
लेकिन अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हो, फॉर इंस्टेंस 1, 2 एंड 3, तो आप पकड़े जाओगे ना कि नहीं, आपकी जो वर्कआउट है वो सही नहीं हुई है। तो हमेशा आप हमें 3 कोऑर्डिनेट्स स्पॉट करके देना, ताकि मैं 3 कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके चेक कर सकूं कि हमारा जो लाइन बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है कि नहीं। ओके, हमेशा 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स हमेशा लाइन बना देंगे, लेकिन अगर 3 कोऑर्डिनेट्स की वर्कआउट सही नहीं हुई तो लाइन बन नहीं पाएगा। तो ये चेक करना बड़ा आसान हो जाता है कि आपकी जो वर्किंग है वो सही है कि नहीं। ऑलवेज गो फॉर 3 कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, y के जगह कुछ ऐसा नंबर चूज करो कि x का आंसर होल नंबर आए। मेरे x का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, मेरे x का वैल्यू डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए। नो डेसिमल्स, नो फ्रैक्शंस। तो सोच समझ के आपको y की वैल्यू चूज करनी है। भैया सबसे अच्छा वैल्यू होता है 0। देखो, अगर मैं y का वैल्यू 0 चूज करूंगा तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 5। क्योंकि यहां पे 3y है तो आप उसको 3 इंटू 0 ले रहे हो, तो 3 इंटू 0 बिकम्स 0। 10 माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, आप एक काम करो, आप y के प्लेस पर 2 ले लो। अगर आप y के प्लेस पर 2 लोगे तो आपके x का आंसर 10 माइनस 3 इंटू 2/2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 मतलब होता है 6। यहां पे आपने क्या लिख दिया, 6। अब 10 माइनस 6 के जगह आप लिख दोगे 4, तो 10 माइनस 6 के जगह क्या आ गया, 4। एंड 4/2 का जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। फाइन, इजी। तो आपने जब अपने y के जगह पर 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5 आ गई थी। बहुत अच्छा। आपने जब y के जगह पर 2 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी। बहुत अच्छा। अब आपको तीसरा वैल्यू चूज करना है y का। ऑलवेज फोकस ऑन y। इन दोनों को मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये सिंपल रफ कैलकुलेशन है। आपको y के जगह पर तीसरा वैल्यू यूज करना है। मैंने y के जगह यूज किया 4। देखो, x वॉज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू वाई बाई 2, तो 10 माइनस 3 इंटू 4/2, क्योंकि मैंने y के जगह पर क्या यूज किया है, 4 यूज किया है। तो 10 माइनस 12/2। आप लोग क्लास 8-9 में इतना तो जानते होंगे। 10 माइनस 12 मतलब होता है -2। -2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। मतलब आप जब y के प्लेस पर 4 बैठाए थे तो आपके x का आंसर कितना आ गया था, -1 आ गया था। तो बहुत टैक्टफुली हमने 3 वैल्यूज सेग्रीगेट किए हैं। पहला, y के जगह पर 0 जब 5 आ गया था x का आंसर, y के जगह पर 2 जब 2 आया था x का आंसर, और y के जगह पर 4 जब x का आंसर -1 आ गया था। और आपके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे, दिस इज 5,0 द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 2,2 द सेकेंड कोऑर्डिनेट, एंड -1,4 द थर्ड कोऑर्डिनेट। अब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस में पहला स्टेप ये होगा कि आपको अपने वेरिएबल को एलएचएस पे आइसोलेट करना है। दूसरा स्टेप ये होगा कि ऐसा नंबर्स पुट किए जाएंगे, ऐसा नंबर्स आपको पुट करना पड़ेगा ताकि आपका आउटकम एक होल नंबर हो, फ्रैक्शंस डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। अब तुम अचानक से उठा, तुम बोलेगा भैया हम तो y के जगह पे 3 पुट करेगा, करके देख ले क्या होगा। 10 माइनस 3 इंटू 3, y के जगह पर 3 पुट करने से 10 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 मतलब 1, 1/2 का आंसर होता है 0.5। 0.5 को प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आप 0.5 प्लॉट करने के लिए जाएं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, वो 0.4 या फिर 0.6 में घुस जाएगा, आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। लेसन ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज डील विथ नंबर्स जिसकी आउटकम एक होल नंबर हो। वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चलेगा, लेकिन उसकी आउटकम कभी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस इज 5,0। 5,0 मतलब 5 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट एंड 0 स्टेप्स टुवर्ड्स अबव। ऊपर जाने का ही नहीं है, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। 5,0 आप इसे a मान लो। देन देयर इज 2,2। देखिए 2,2 कहां पड़ता है, 2,2 पड़ता है यहां पर, आप इसे b मान लो। b क्या हो गया, 2,2। अब आ जाते हैं -1,4 पे। -1 मतलब -1 स्टेप्स लेफ्ट एंड 4 स्टेप्स अबव। तो -1 स्टेप्स मतलब -1 मतलब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है। -1 लेफ्ट की तरफ गए, फिर 4 स्टेप्स ऊपर, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट नंबर सी, विच इज -1,4। अब एक काम करें, आप
आप इन तीनों को ज्वाइन कर दें, बट वही प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव अ स्टेबल हैंड। हमने ऐसा करके एक लाइन बनाया, ओके। अब देखिए दूसरा इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है दैट x इज इक्वल्स टू वाई। यस, ऐसा भी इक्वेशन होता है। क्या बोला है आपसे? x इज इक्वल्स टू वाई। ये आपका दूसरा इक्वेशन बता रहा हूं मैं, नॉट दिस, इससे अपने डील कर चुके हैं। दूसरा इक्वेशन हमें बताया गया x इज इक्वल्स टू वाई। अब वैसे ही कॉलम बना लो, ये x का कॉलम है, ये y का कॉलम है, और ये x कॉमा y का कॉलम है। अपने को कितना डेटा चाहिए होता है? अपने को 3 सेट डेटा चाहिए होता है, मतलब 3 वैल्यूज चाहिए होगी x की और 3 वैल्यूज चाहिए होगी y की। x की जगह पर अगर मैं 0 लूंगा तो x इज इक्वल्स टू वाई है, वो भी 0 होगा। x इज इक्वल्स टू वाई मतलब अगर मैं यहां पे 1 लूंगा तो ये भी 1 होगा, अगर मैं यहां पे 2 लूंगा तो ये भी 2 होगा। मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0, 1,1 एंड 2,2। करेक्ट। x इज इक्वल्स टू वाई मतलब आपकी ऑर्डिनेट और आपकी एब्सिसा इक्वल है। आपकी ऑर्डिनेट और आपकी एब्सिसा इक्वल है। अब उसी के हिसाब से प्लॉट करेंगे। ओके, आइए 1,1, 1 steps right, 1 steps above, this is 1,1. Let's talk about 2,2. अब देखिए 2,2 का मार्किंग दिया हुआ है, एंड देन यू हैव 0,0 विच इज दिस। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, आप इसे P मान ले, ठीक है। आप इसे क्या मान सकते हो? P। P वॉज 0,0, करेक्ट। ये आपकी दूसरी पॉइंट थी, आप इसको Q मान लीजिए। Q वॉज इक्वल टू 1,1। इफ यू रिमेंबर 0,0 प्लॉट हो गया, 1,1 प्लॉट हो गया। 2,2 मुझे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, 2,2 अपने ऑलरेडी प्लॉट कर चुके थे भैया जी। देखिए यहां पे 2,2 आ गया था, ठीक है। तो 2,2 तो हम प्लॉट कर चुके हैं। तो आइए, आप B 2,2 लिखे थे तो हम P Q R, तो यहां पे हम लिख देते हैं R विच इज 2,2। तो हमारे नंबरिंग में ये P Q R था, इनके नंबरिंग में ये A B, सॉरी, इनके नंबरिंग में ये A B C था। तो देखिए दो पर्सपेक्टिव है, इस इक्वेशन के अनुसार अलग और इस इक्वेशन के अनुसार अलग, लेकिन भैया कोऑर्डिनेट तो सेम है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ज्वाइन द लाइन। अपने क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं लाइन को। आइए, काइंडली अवॉइड माई क्लमजीनेस, आई हैव अ शेकी हैंड, एंड इन दिस वे हमें मिल गया हमारा दूसरा लाइन, ठीक है। दिस वॉज माई फर्स्ट लाइन विच वॉज A to B to C, and this is my second line which is P to Q to R. ओके, मैंने दो लाइन्स यहां पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, आपसे पूछेगा कि भैया अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में साइमल्टेनियस इक्वेशन का तड़का लगाएं तो क्या होगा? आपकी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, सही बात है। और आपकी दूसरी इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू वाई, और आपने इन दोनों का सेपरेट लाइंस बना दिया। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये इन लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रही है। ये दोनों लाइंस जो है हमारे वो वहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? आंख है, देख लो, विच इज 2,2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 2,2, ठीक है। ये 2,2 हो गया सॉल्यूशन टू दी पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन टू दी पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब ये कि इन दोनों इक्वेशन का अगर आप साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करते हो तो आपका आंसर 2,2 आएगा। मतलब एल्जेब्रा मीट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व किया तो आपका आंसर 2,2 आया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 2,2 था। तो अब अगर आप इनका साइमल्टेनियस इक्वेशन कर लो तो भी आपको आपका x का आंसर 2 और y का आंसर 2 मिलेगा, क्योंकि है तो ये x, y के ही मॉडल में। तो आपका x का आंसर 2 और y का आंसर 2 आएगा। चलो आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में कैसे 2,2 आएगा। लुक एट द बोर्ड, लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन नंबर 1 विच इज 2x
प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। लेकिन हमें कहा गया है इक्वेशन नंबर 2 में दैट x इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब कि मैं x के जगह y लिख सकता हूं। x इज इक्वल्स टू y का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं कि भैया शैलेंद्र इज इक्वल्स टू चिंटू, बात तो सेम ही है, एक ही बंदा है लेकिन दो नाम है। फॉर इंस्टेंस यहां पे मैंने क्या किया, 2x के जगह पर y पुट किया, तो यहां पे आ गया 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5y। 5y का आंसर 10, तो y का आंसर 2। अब हमसे कहा गया था x इज इक्वल्स टू y, मतलब जो x का आंसर होगा वही y का आंसर होगा। y की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो x की आंसर भी कितनी हो जाएगी? 2। तो x और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। ये आ गया साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। और हम जो भी किए हैं वो ग्राफिकल सॉल्यूशन किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए क्या ये दोनों अलाइन नहीं हो रहा है? क्या ये दोनों सेम नहीं है? यहां पर अलजेब्रा नीड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने जो ग्राफिकली अटेन किया 2,2, एल्जेब्रिकली सॉल्व करने पर भी एकदम सेम आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, अपने इस पूरे क्वेश्चन में और एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेट्स से कि जो हमारा अगला इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये आया था ना, मैं चाहता हूं तीसरा इक्वेशन भी आप लेके आ जाओ, y इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसा इक्वेशन है कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको एक ऐसा लाइन बनाना है जो कि y एक्सिस के 0 मार्क से होते हुए गुजरे। तो आप देखिए मेरे y एक्सिस का, ये हमारा y एक्सिस है ना, ये वर्टिकल एक्सिस होता है हमारा y एक्सिस। अब ये y एक्सिस का जो ओरिजिन है यहां पे होता है y एक्सिस का 0 मार्क। देखिए ये अगर y एक्सिस है तो यहां पे है 0, यहां पे है पॉजिटिव और यहां पर है नेगेटिव। इन दी सेम वे ये y एक्सिस की 0 मार्क यहां पर है और y इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 0 उस लाइन का इक्वेशन होगा जो कि इस 0 मार्क से होते हुए गुजर रहा है। तो इसे अपने कहेंगे y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 को हमने कैसे ड्रॉ किया? सिर्फ y एक्सिस पे हमने उसको स्पॉट किया है। अब इन दी सेम वे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक बात बताओ, y इज इक्वल्स टू -4 या फिर y इज इक्वल्स टू -3 कैसे बनाओगे? क्या सवाल है? दैट y इज इक्वल्स टू -3 कैसे बनाओगे? तो देखिए y एक्सिस आपको दिख रहा होगा और उस पर आपको -3 का मार्किंग भी दिख रहा होगा, ये है ना। तो यहां पर अगर आप एक लाइन खींच दे तो इस लाइन को आप कहेंगे y इज इक्वल्स टू -3। व्हाट इज दिस? दिस इज y इज इक्वल्स टू -3। बहुत अच्छा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहां पे लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू -3। ओके फाइन, बहुत अच्छा। अब इस y इज इक्वल्स टू -3 को अगर मैं एक्सटेंड करूं, क्योंकि सिंस ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं, तो अगर मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करूं ऐसे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ट्रायंगल कैसा? ये देखिए ये है आपका ट्रायंगल, है ना। हो सकता है कि आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, आपसे पूछ ले कि देखिए आपके पास तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -3, एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू y जो कि ये था, और एक जो था पहला वाला इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 जो कि ये था। इन तीनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो बताइए कि मुझे कितना एरिया का ट्रायंगल मिलेगा। इनका फॉर्मूला एज यूजुअल इट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, करेक्ट। चलिए हाइट तो बड़ा इजी है, देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो हाइट तो बहुत इजीली आप पुट कर सकते हैं 5। आ जाते हैं बेस पे, आइए अपने बेस का मेजरमेंट करते हैं। फुल बॉक्सेस पे आ जाएंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर एक हाफ बॉक्स है और यहां पर भी हाफ बॉक्स है, हाफ हाफ मिला के आप उसको 1 मान लीजिए, ठीक है। तो दिस बिकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 जो अपने हाफ हाफ मिला के 11। दिस बिकम्स 55/2 which is equals to 27.5 स्क्वायर यूनिट्स। 27.5 स्क्वायर यूनिट्स, समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर ये जो हाफ है और यहां पर जो आप हाफ बॉक्स कवर किए हो
इन्हें अपने 1 मान लेंगे, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाफ इंटू बेस है 11 का और हाइट है 5 का, मल्टीप्लाई करके 55/2 विच इज 27.5। दैट्स इट, हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि वेयर डज योर ऑल्टीट्यूड लाई, आपका ऑल्टीट्यूड कहां से कहां तक है। तो अगर आपको अपना ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना रहेगा, इट्स वेरी सिंपल। एज यू कैन सी, आपको अपने एपेक्स में से, मतलब आपको एकदम टॉप में से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड हमेशा आपके बेस पर 90 डिग्री होता है। अब ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ये सारे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स हैं, लेकिन ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट हो रहा है, इसीलिए अपने कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसीलिए अपने इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अपने अगले वाले एक्सरसाइज में मूव करते हैं, जहां पर अपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे। अपने सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां पर एक लाइन बनाया, इस लाइन की ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट। मैं इस लाइन पर दो पॉइंट्स सेलेक्ट किया, एक का नाम दिया ए, ठीक है, और मैंने इस दूसरे का नाम दे दिया बी। मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए एंड बी। तो अपने को करना क्या है, देखिए, इस ए का जो कोऑर्डिनेट है इसे मैं लेबल कर देता हूं x1, y1, और इस बी का जो कोऑर्डिनेट है इसे अपने लेबल कर लेंगे x2, y2। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपने ये सोचेंगे कि हमारी जो पॉइंट ए थी वो यहां पर फॉल करती है ऑन एक्स एक्सिस, बट जो हमारी पॉइंट बी है वो यहां पर फॉल करती है ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये कि अगर मैं एक रेड लाइन बनाऊं ऐसे करके, तो इस रेड लाइन की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। कैसे? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये ए की जो अलाइनमेंट है वो इस 3 के साथ है, और इस बी की जो अलाइनमेंट है वो 5 के साथ है। 3 से लेके 5 तक की जो गैप है वो कितनी है, वो 2 है। तो एक काम करते हैं, अपने ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करेंगे, तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें कंपेयर किया और मेरा ये जो वैल्यू आया वो 2 आया। लेट्स टॉक अबाउट द चेंज इन वाई। वाई में चेंजेस कितने आए हैं, चलो देखते हैं। पहले जो आपका ए था दैट यूज टू फॉल ऑन 4, और जो बी है दैट इज फॉलिंग ऑन 6। ए फॉल्स ऑन 4 बट बी फॉल्स ऑन 6, मतलब यहां पर भी जो चेंज दिखाई दे रहा है वो 2 का दिखाई दे रहा है ना। देखिए, ए कहां पर था, 4 पर, और बी कहां पर था, 6 पर। सही बात है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फाइन। अब दिस ट्राइंगल बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर पाइथागोरस थ्योरम साफ साफ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ए, ये बी, इनका नाम मैं दे देता हूं पी। आप देखो, जो आपकी ए बी है वो एक हाइपोटेन्यूज के पोजीशन पर है, जो आपकी बीसी है, आई मीन जो आपकी बीपी है वो परपेंडिकुलर के पोजीशन पर है, और जो आपकी एपी है वो आपके बेस के पोजीशन पर है। बेस की वैल्यू 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे ए बी का वैल्यू कितना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देयरफॉर हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। हाइपो स्क्वायर का आंसर अगर 8 है तो हाइपो का आंसर √8 होगा। ठीक है, √8 मतलब 2√2 यूनिट्स। दैट्स माय फाइनल आंसर। फाइन, नॉट एन इशू। लेकिन बाबू देखो, आप ये तब कर पाओगे जब आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा जिसके ऊपर आपने 2 पॉइंट प्लॉट किया है, ताकि आप ये समझ पाओ कि ये 2 क्या है। ये 2 है चेंज इन एब्सिसा, मतलब मेरे एब्सिसा में कितने चेंजेस आए हैं। जब मैं ए से बी पर शिफ्ट हुआ हूं तो मैं कितने स्टेप्स आगे बढ़ा हूं। ए यहां पर था, बी के लिए मैंने 2 स्टेप्स लिया, तो
तो ये जो दो स्टेप्स है ये हो गया मेरा चेंज इन एब्सिसा। इन द सेम वे जब मैं ए पर था तो मेरी लेवल ये थी, और जब मैं बी पर चला गया तो मेरी लेवल ये चली गई। तो सोचिए कि मेरे ऑर्डिनेट में कितने चेंजेस आए हैं, 2 आया है ना। तो ये 2 क्या लिखा जाएगा, दिस इज चेंज इन ऑर्डिनेट, करेक्ट। और आपने अपने फॉर्मूला के मुताबिक क्या किया, आपने यहां पर 2 का स्क्वायर किया, मतलब आपने चेंज इन एब्सिसा का स्क्वायर किया, फिर आपने ये 2 का स्क्वायर किया, ये 2 कौन सा था, वो था, मतलब यहां पर आपने चेंज इन ऑर्डिनेट का स्क्वायर किया कि नहीं। तो पहले आपने चेंज इन एब्सिसा का स्क्वायर किया और फिर आपने चेंज इन ऑर्डिनेट का स्क्वायर किया, और इस तरीके से मुझे मिलता है मेरा डी। डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपने निकाला था डी स्क्वायर इस कदर, और फाइनल डी का आंसर निकालने के लिए आपने अंडर रूट किया था जिसका आंसर 2√2 आ गया, करेक्ट। नॉट एन इश्यू, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे अपने पाइथागोरस थ्योरम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 क्या है, एब्सिसा में जो चेंजेस आए हैं, जो एक्स एक्सिस पे चेंजेस आए हैं वो 2 है, जो वाई एक्सिस पे चेंजेस आए हैं वो भी कितना है, वो भी 2 है फिलहाल के लिए, लकीली, ओके। तो अल्टीमेटली ये जो फॉर्मूला है वो कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देखो ये जो फॉर्मूला है ये चेंज इन एब्सिसा का स्क्वायर, जो कि 2 था हमारे केस में, चेंज इन एब्सिसा, एंड चेंज इन ऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्क्वायर। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, अपने ये सारे नंबर्स को ना हटा देते हैं और सिर्फ अपने ऐसे सोचते हैं कि इस ग्राफ पे कोई नंबर्स नहीं है। यहां पर है, ये था हमारा x1, है ना, और ये था हमारा x2 इफ यू रिमेंबर। तो यहां पर आपका x1 था और ये आपकी क्या थी, ये आपकी वैल्यू थी x2 की। और ये जो चेंज आप देख रहे हैं वो है चेंज इन एब्सिसा। चेंज इन एब्सिसा कैसे आएगा, x2 माइनस x1 करके, x2 माइनस x1 करके। ये कैसी बात हो गई, देखो आप लोग इसको न्यूमेरिकली किए हो, एल्जेब्रिकली हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो। आपने यहां पर क्या किया, ये b था, ये b की जो वैल्यू है वो x2 है, जो कि हमारे एग्जांपल में 5 बैठ रहा था, और हमारे a की वैल्यू x1 थी जो कि हमारे एग्जांपल में 3 बैठ रहा था। आपने 5 माइनस 3 करके 2 लिखा, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि आप इसको x2 माइनस x1, मतलब ये हो गया चेंज इन एब्सिसा। इन द सेम वे जैसे मैंने यहां पर चेंज इन एब्सिसा क्या लिखा है, इसे मैंने क्या लिखा है, ये चेंज इन एब्सिसा इज डिनोटेड एज x2 माइनस x1। वैसे ही ये जो हमारी पहली पॉइंट थी a, यहां पर आपके y की वैल्यू कितनी थी, y1, और यहां पर जो दूसरी पॉइंट है b, वहां पे आपकी y की वैल्यू क्या है, y2। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि बताओ चेंज इन ऑर्डिनेट कितना है, चेंज इन ऑर्डिनेट माने आपके y में चेंजेस कितने आए हैं, तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन ऑर्डिनेट होगा y2 माइनस y1। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, चलो समझते हैं। क्योंकि आपने यहां पर 4 मार्क किया था पहले, यहां पर 6, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप लिखे थे 2, याद है, आपने 6 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके आपने 2 लिखा था। तो सिंस आप ये सब्ट्रैक्शन में कंफर्टेबल हैं, वो नंबर हो या फिर वो सिंबल्स हो, दोनों में ही होना चाहिए। ये 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 है, और आप उसे चेंज इन ऑर्डिनेट कहे थे। अब हम क्या करेंगे, ये 6 4 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y2 माइनस y1। ओके फाइन, y2 माइनस y1, दिस बिकम्स माई चेंज इन ऑर्डिनेट। तो दिस इज द चेंज इन ऑर्डिनेट, ओके। हमारे पाइथागोरस थ्योरम में चेंज इन एब्सिसा acts like a base square and change in ordinate acts like perpendicular square, and the distance over here acts like hyposquare, and the distance over here acts like hyposquare. So the question becomes hyposquare is equals to perpendicular square plus base square, which we know as Pythagoras theorem. मतलब हम अभी तक पाइथागोरस थ्योरम के परे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको अभी जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो हार्डकोर पाइथागोरस थ्योरम है,
you'll have to agree on this. Distance square is equal to change in abscissa square and change in ordinate square. Okay, fine. चेंज इन एब्सिसा एंड चेंज इन ऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू उधर से चुरा लेंगे. चेंज इन एब्सिसा मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, चेंज इन ऑर्डिनेट मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्क्वायर. दैट्स हाउ वी डू इट, एज सिंपल एज दिस. आ गया हमारा आंसर. डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहां पर ये है चेंज इन एब्सिसा और ये है चेंज इन ऑर्डिनेट. दैट्स इट. अब हमें हर बार ये डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, हर बार हमें पाइथागोरस थ्योरम के पीछे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, हम दो कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे. पहले वाले को कहेंगे x1 y1, उनको कहेंगे x2 y2. चेंज इन एब्सिसा निकालने के लिए इनके x को और इनके x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. चेंज इन ऑर्डिनेट निकालने के लिए इनके y को और इनके y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. स्क्वायर्स करना तो हम पाइथागोरस थ्योरम से सीखे हैं, स्क्वायर्स बैठाएंगे, हमारे डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा. एज सिंपल एज दिस. चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लेते हैं कि हमने दो पॉइंट लिखा, एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट हम लिख दिए यहां पर. मैंने दो पॉइंट को स्पॉट किया. देखिए पहले वाले की जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है. ओके, और जो दूसरे वाले की कोऑर्डिनेट है वो है 8,5. कितनी है वो? 8,5. अब हमें कहा गया है कि प्रभु इनका डिस्टेंस निकाल के दो. तो भैया फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन एब्सिसा का स्क्वायर. एब्सिसा कितना बदला है? पहले 2 था, फिर 8 हो गया. देखिए 6 बदला है. चेंज मतलब डिफरेंस. तो एब्सिसा क्या था? यहां पर 2 और वहां पर 8, दोनों की डिफरेंस कितनी है? 6. तो चलो उसका स्क्वायर कर देते हैं. फिर आपसे पूछा गया है चेंज इन ऑर्डिनेट का स्क्वायर. चलो बताओ ऑर्डिनेट कितना बड़ा है? ऑर्डिनेट हैज इंक्रीज्ड बाय 2. तो चेंज इन ऑर्डिनेट कितना है? इट वाज 3 इन द बिगिनिंग एंड इट इज 5 एट द एंड. सो दिस 3 एंड 5 इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, है ना. तो हम अपने असम्पशन में ये मान ले रहे हैं कि ये हमारा x2 y2, ये हमारा x1 y1. तो x2 माइनस x1 का आंसर 6, y2 माइनस y1 का आंसर 2. ओके, डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 40. डिस्टेंस का आंसर अंडर रूट ऑफ 40 होता है, विच मस्ट बी रिटन एज 2 रूट ऑफ 10 यूनिट्स. ओके, तो अब आपको क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम, वो ट्राइंगल, चेंज इन एब्सिसा, चेंज इन ऑर्डिनेट आपको डायग्रामेटिकली नहीं दिखाना पड़ रहा है ना. ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है आपको कि देखिए हम ना यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल का सेटअप बन गया, फिर पाइथागोरस लगाएंगे. नहीं, इतना मेहनत नहीं करना आपको. आप डायरेक्टली x1 y1 x2 y2 कैप्चर करो, फॉर्मूला में पुट करो, आपका आंसर आ गया. तो दिस इज द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अक्सर सीखते हैं. ओके, दिस इज द बेसिस ऑफ इट. फाइन. चलो अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सुन लेते हैं. देखिए आप मान लीजिए कि एक पॉइंट है आपके पास -3,4. फाइन. और दूसरा पॉइंट है आपके पास a,10. और मैं कहता हूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 यूनिट्स है. मतलब आपको इस केस में आपका डिस्टेंस पता है. आप इसे मान ले x1 y1 और आप इसे मान ले x2 y2. अब मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे हैं. ठीक है, आप कैलकुलेशंस पे ध्यान मत दो. यू शुड ओनली फोकस एट द प्रोसीजर कि किस तरीके से आपका ये पूरा सम्स प्रोसीड होता है. जस्ट फॉलो दैट. फॉर्मूला तो हमें पता है, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन एब्सिसा का स्क्वायर एंड देन चेंज इन ऑर्डिनेट का स्क्वायर. डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400. चेंज इन एब्सिसा करने के लिए जाएंगे, x2 माइनस x1 करना पड़ता है. प्लीज बी अवेयर ऑफ द साइंस, प्लीज बी अवेयर ऑफ द सिंबल्स. वन ऑफ द शार्पेस्ट किड्स, they will commit these silly mistakes of these symbols. ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का सिंबल है, यहां पर शार्प से शार्प बच्चा गलती करता है. बहुत बड़े बड़े धुरंधर आए और गए, सबसे यहीं पे गलती होती है. प्लीज बी केयरफुल.
x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहे हो, यहां पर है x2 विच इज a, और x1 की वैल्यू है -3 का स्क्वायर हो रहा है, एंड y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर हो रहा है। y2 की वैल्यू कितनी है 10 और y1 की वैल्यू कितनी है 4। चलो मैं माइनस करूंगा, इधर आ जाएगा आपका आंसर 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर करने पे आंसर कितना हो जाता है 36 होता है। यहां पर है a+3 का होल स्क्वायर। ओके फाइन, और यहां पर है 400। मैं 36 का साइड चेंज कर दूंगा, तो दिस मे बिकम 400 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 364 a+3 whole square at the RHS. Fine. This is 364 and this is a+3 whole square. 364 का अंडर रूट करना पड़ेगा और यहां पर a+3 होल स्क्वायर आपके पास कुछ ऐसा। फाइन, ओके। नाउ अब इधर से वैल्यू आ गई a+3 और यहां पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंटरप्रेट होगा। अंडर रूट ऑफ 364 का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होल्ड कर लेते हैं, है ना। यू कैन फाइंड इट आउट बाय दैट लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट मैं बोलूंगा कि अभी अपने उस पर फोकस ना करें। लेट्स से कि अंडर रूट ऑफ 364 का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया 19.01 फॉर इंस्टेंस, मान लेते हैं इसको 19 ही मान लीजिए आप, तो प्लस माइनस 19 आ गया आपका आंसर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होल्ड होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो, लेट से आपने अंडर रूट ऑफ 100 किया, तो अंडर रूट ऑफ 100 का आंसर पॉजिटिव 10 भी आ सकता है और नेगेटिव 10 भी आ सकता है। द रीजन इज -10 का स्क्वायर भी 100 होता है और पॉजिटिव 10 का स्क्वायर भी 100 होगा। तो आप जब अंडर रूट कर रहे होगे तो इनके दोनों से इंटरप्रिटेशन लिए जाएंगे, मतलब वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव दोनों का ही डेटा हम मानेंगे। इन दी सेम वे आपके पास प्लस माइनस 19 इज इक्वल्स टू a+3 आया, तो a की जो पहली वैल्यू आएगी वो 19 माइनस 3 आएगी और जो a की दूसरी वैल्यू आएगी वो -19 माइनस 3 आएगी, विच इज इक्वल्स टू 16 एट द फर्स्ट प्लेस एंड -22 एट द सेकेंड। तो इस तरीके से आप एक अननोन वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हो, है ना, जो कि a था। तो हमेशा ऐसा नहीं है ना कि आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा और आपको डिस्टेंस निकालना रहेगा, कभी उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको डिस्टेंस दिया हो और आपको उन पॉइंट्स में से एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट अननोन हो, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ सकता है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि डिस्टेंस फॉर्मूला में अपने सिर्फ डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है। फाइन, ओके। द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड इज P is 2 minus 1, Q is 3 comma 4, R is -2 comma 3 and S is -3 comma -2. Find the area of PQRS. Now see, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर का एक बहुत एडवांस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आई विल प्रेफर कि मैं इसको अपना पहला क्वेश्चन बनाऊं। विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी वाइटल क्वेश्चन। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है तो बहुत एडवांस्ड, लेकिन इसमें जो फंडामेंटल्स यूज हुए हैं वो बड़े आसान हैं। आप चेक करो, आपको करना क्या है इसमें, आपको पहले P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। द फॉर्मूला गोज लाइक डिस्टेंस स्क्वायर is equals to the change in abscissa, which is 3 minus 2 squared, and then change in ordinate, which is 4 minus 1 squared. यहां पर आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां पर आ गया था 5, 5 का स्क्वायर 25, मिला के 26। अगर मुझे PQ की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो मैं लिखूंगा PQ का वैल्यू कितना है, हेंस PQ is equals to अंडर रूट ऑफ 26। ओके, नाउ लेट्स कम टू QR। अपने क्या कर रहे हैं, QR स्क्वायर निकाल रहे हैं। इतना तो आपको आता होगा, मैं बस डिस्टेंस निकाल रहा हूं। अभी मैं निकाला हूं P से लेके Q तक का डिस्टेंस, अब मैं निकालूंगा Q से लेके R तक का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे R से लेके S तक का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे P से लेके S तक का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे Q से लेके S तक का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे P से लेके R तक का डिस्टेंस। जितने भी पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल डिस्टेंस निकल सकती है, हम निकालेंगे। ओके, पहले कंसेक्यूटिव का निकालेंगे, PQ, QR, फिर RS, SP। पहले ये कर लेते हैं। देखिए QR स्क्वायर कैसे चलेगा, चेंज इन एब्सिसा स्क्वायर्ड, सो 3
माइनस माइनस टू स्क्वायर्ड प्लस चेंज इन ऑर्डिनेट स्क्वायर्ड, चेंज इन ऑर्डिनेट अगर आप देखोगे इट इज 4 माइनस 3। इसका भी आंसर 26 आ रहा है और क्यू आर का आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 26। इन द सेम वे यू हैव आर एस स्क्वायर, ये है आर एस स्क्वायर। देखिए चेंज इन एब्सिसा, मतलब यहां पर आप माइनस टू माइनस माइनस थ्री, एब्सिसा उसको माइनस कर रहे हैं आप, एक है माइनस टू एक है माइनस थ्री, सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस टू माइनस माइनस थ्री, और उसके बाद चेंज इन ऑर्डिनेट जिसका आंसर आएगा 3 माइनस माइनस टू। करेक्ट। तो यहां पर माइनस माइनस की जगह प्लस लिख लो और यहां पर भी प्लस लिख लो, फिर से आंसर 26 आ जा रहा है क्योंकि 3 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 25 और यहां पर 1 आ गया था, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 26 हो गया। आप निकाले हो आर एस की वैल्यू जो कि फिर से 26 है। ओके, अब आ जाओ, आप पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, आर एस हो गया, अब बारी किसकी है? एस पी की। तो एस पी स्क्वायर का आंसर क्या करेंगे? y2 माइनस y1 का स्क्वायर या फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, आपको जो करना है कर सकते हो। लेट्स से आपने चेंज इन एब्सिसा निकाल रहे हैं, सो इट इज 2 माइनस माइनस 3, इट इज 2 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, एंड देन चेंज इन ऑर्डिनेट निकालेंगे विच इज माइनस 1 माइनस माइनस 2 विच इज अगेन 26। इस हिसाब से आपके पीएस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 26। तो आपके बोर्ड पर जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि देर इज अ क्वाड्रिलैटरल, लेट्स से कि मैं इस क्वाड्रिलैटरल को ऐसा मान लूं पी क्यू आर एस। मैंने पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, आर एस निकाला, एस पी निकाला, और सबका आंसर कितना आ रहा है? सबका आंसर आ रहा है रूट ओवर 26। तो जब भी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, जब भी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर होता है। आपके मन में ऐसा आ रहा होगा लेकिन एकदम झूठ है। अगर चारों साइड इक्वल हैं, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन आल्सो बी अ रोम्बस। ऐसे दो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं जिनके चारों साइड इक्वल होती है, पहला होता है स्क्वायर और दूसरा होता है रोम्बस। अब सिंस इनकी चारों साइड इक्वल है, अब अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करेंगे जिसे अपने कहते हैं डायगोनल टेस्ट। क्या कहते हैं? डायगोनल टेस्ट। अगर ऑल साइड्स इक्वल था तो दो सिनेरियोज हो सकता है। एक ये कि भैया ये बंदा निकला है स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन ये कि ये है रोम्बस। अब कैसे टेस्ट होगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस? इसका टेक्निक बहुत सिंपल है। आप ये दोनों डायगोनल्स को कंपेयर कर लो। अगर आपके दोनों डायगोनल्स इक्वल निकल गए, इफ योर फर्स्ट डायगोनल इज इक्वल टू योर सेकंड डायगोनल, इट बिकम्स अ स्क्वायर। And if the first diagonal is not equal to your second diagonal, if your diagonal is larger than the other one, it is longer than the other one, it automatically becomes rhombus. So अभी आपने जो चारों साइड इक्वल प्रूफ किया है, आप अभी विडंबना में हैं। You are in a, you know, in a diversion। किस तरफ जाना है? रोम्बस की स्क्वायर, ये चेक होगा डायगोनल से। अगर आपके डायगोनल्स इक्वल है, इट बिकम्स अ स्क्वायर, और अगर आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इट बिकम्स अ रोम्बस। तो आओ डायगोनल्स को टेस्ट करते हैं। ओके, ये चारों साइड्स को टेस्ट करने के बाद अपना इरादा है डायगोनल्स का। लेट्स टॉक अबाउट डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन होगा? क्यूएस और पीआर। चलिए पहले अपने पीआर का वैल्यू निकालेंगे और फिर अपने क्यूएस का वैल्यू निकालेंगे। भैया डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द चेंज इन एब्सिसा स्क्वायर्ड प्लस चेंज इन ऑर्डिनेट स्क्वायर्ड। अभी मैं बात कर रहा हूं पी और आर का। आइए, एब्सिसा क्या था? 2 और हो गया -2। चलिए इनका चेंज निकालेंगे, 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, एंड देन लेट्स कैलकुलेट द चेंज इन ऑर्डिनेट। ये -1 था, ये हो गया 3, तो यहां पे लिखेंगे -1 -3 स्क्वायर्ड। तो 2 माइनस माइनस 4 मतलब हो गया 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 का आंसर होता है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहां पर भी आएगा 16, ये हो गया आपका वैल्यू 32। पी आर स्क्वायर का आंसर अगर 32 है तो पी आर की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ 32, ये अंडर रूट ऑफ 32 आ गया। नाउ लेट्स कम टू क्यू एस। दिस इज क्यू एस। यू आर कैलकुलेटिंग the distance between Q
एंड एस। ओके, आप Q से लेके S तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। इनमें भी अपने सेम टेक्निक यूज करेंगे। पहले अपने कैलकुलेट करेंगे चेंज इन एब्सिसा विच इज 3 माइनस माइनस 3 स्क्वायर्ड, एंड देन देयर गोस चेंज इन ऑर्डिनेट विच इज 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2 स्क्वायर्ड। 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36, एंड 4 प्लस 2 हो जाएगा, दिस बिकम 6, 6 का स्क्वायर इज 36, ऐड करेंगे 72। सो आपके QS स्क्वायर का आंसर अगर 72 है तो QS का आंसर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 72। तो आप देखो ये डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। एज यू कैन सी क्लियरली आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। एक की वैल्यू आ रही है रूट ओवर 72 और एक की वैल्यू आ रही है रूट ओवर 32। नीचे वाली की रूट ओवर 72, ऊपर वाली की रूट ओवर 32। तो ऑब्वियसली दिस इज अ रोम्बस। ये क्या है, ये है रोम्बस। तो आपने सबसे पहले सारा साइड्स, फिर आपने दोनों डायगोनल्स कैलकुलेट किया, तब आपको पता चला भैया ये तो रोम्बस है। एरिया निकालने की बारी है, और देखिए एरिया आप तभी निकाल पाओगे जब आप अपने फिगर को आइडेंटिफाई कर चुके हो। स्क्वायर का एरिया अलग फॉर्मूला से आता है, रेक्टेंगल का एरिया अलग फॉर्मूला से आता है, पैरेललोग्राम का अलग फॉर्मूला से आता है, रोम्बस का अलग फॉर्मूला से आता है। सो अगर आप ये चाहते हो कि आप एरिया कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली, तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अपने फिगर को आइडेंटिफाई करना सीखो। ओके, तो चारों साइड्स इक्वल हुआ और डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो इट इज अ स्क्वायर। चारों साइड्स इक्वल हुआ और डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए, इट इज अ रोम्बस। अब आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि कौन सा फिगर है, तो अब मैं ये सोच सकता हूं कि इनका एरिया कैसे निकालना है। चलो निकालते हैं एरिया। उसके पहले एक बार ये QS वाले वर्कआउट को आप देख लेना। यहां पर Q था, यहां पे S था। चेंज इन एब्सिसा विच इज 3 माइनस माइनस 3 हो गया था 6, एंड चेंज इन ऑर्डिनेट वो भी आया था 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बिकम्स 36, 36, 72, अंडर रूट ऑफ 72 becomes your answer. Diagonal 1 is not equal to diagonal 2. आ जाते हैं एरिया पे। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत अच्छा। चलो सुनो, मैं इस डायग्राम को हटा दे रहा हूं, इट इज ऑफ वेरी लिटिल यूज। यहां पर लिख देते हैं हम फॉर्मूला विच इज एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालते कैसे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ into the length of the first diagonal into the length of the second diagonal. It is half into d1 into d2. मतलब डायगोनल नंबर 1 एंड डायगोनल नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल नंबर 1 था रूट ओवर 32 और डायगोनल नंबर 2 था रूट ओवर 72। ठीक है, अब आपको यहां पर रैशनल नंबर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, रैशनल नंबर्स का, या फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अगर आप क्लास 8 में सीखे होगे तो भी समझ जाओगे। ये जो हमारा रूट ओवर 32 होता है ना, this is the appropriate form of representing root over 32 which is 4 root over 2। ठीक है, तो 32 के जगह पर क्या लिखना चाहिए मुझे, 4 रूट ओवर 2। और जो आपकी 72 है ना, उसको लिखने का 72 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो देखो इट इज 6 इंटू 6 इंटू 2 ना, ये हो जाएगा 6 रूट 2। क्या हो जाना है इसको, ये हो जाएगा 6 रूट 2। तो इसका सही तरीका क्या हो गया लिखने का, ये हो गया 6 रूट ओवर 2। अब देखिए रूट ओवर 2 और रूट ओवर 2 कंबाइन करके 2 बनाता है, और ये 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ 24 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आपका एरिया। सो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। ये पहला सम्स था, और देखिए ये पहला सम्स हमारे क्लास का है। बुक में जाएंगे ना तो 20-25 नंबर पे आपको बैठा हुआ मिलेगा। बट ये वर्कआउट बहुत सिंपल है। पहले अपने साइड्स का लेंथ निकालें, फिर अपने डायगोनल्स का लेंथ निकालें, जज कर लिए कौन सा फिगर है, फॉर्मूला लगाए, आंसर आ गया। वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में देयर आर 2 पॉइंट्स, द फर्स्ट इज ए एंड द सेकंड इज बी। आपसे कहा गया है कि एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है और जो दूसरा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। चलिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो ना वो लेफ्ट में है ना वो राइट में है, मतलब उसकी एक्स की रीडिंग आएगी ही नहीं, उसकी एक्स की रीडिंग आएगी 0। क्योंकि जो एक्स एक्सिस है उसका काम होता है लेफ्ट वर्डनेस या फिर राइट वर्डनेस चेक करना। यहां पर तो दोनों ही मांझरा नहीं है, मतलब ना लेफ्ट है ना राइट है, मतलब उसकी एक्स की वैल्यू 0 है। जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू सिर्फ ऑर्डिनेट, मतलब सिर्फ वाई की वैल्यू आएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, इफ अ पॉइंट सिट्स ऑन एक्स एक्सिस, then it is neither in the upper direction nor is it in the lower direction। मतलब ना वो ऊपर की तरफ है ना वो नीचे की तरफ है।
तो उसकी y की मेजरमेंट 0 आएगी, क्योंकि y एक्सिस का काम होता है मेजरमेंट ऑफ अपवर्डनेस और डाउनवर्डनेस। अब y की वैल्यू यहां पर 0 इसलिए आ रही है क्योंकि ना वो ऊपर है ना वो नीचे है, तो यहां पर आपकी जो कोऑर्डिनेट होगी वो सिर्फ a, 0 लिखा जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर इन दीज केसेस, ये है आपका पहला पॉइंट, ये है आपका दूसरा पॉइंट, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट, इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ओके, अब आप याद रखना, आइंदा अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आए, अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसे आंख बंद करके 0, होल्ड कर लेना है। और अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आए दैट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आप उसे हमेशा आंख बंद करके a, 0 होल्ड करोगे। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। दिस गोज ऑन इन क्लास 9, दिस गोज ऑन इन क्लास 10, दिस गोज ऑन इन क्लास 11 ऑल्सो। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो a, 0, अगर y एक्सिस के ऊपर है तो 0, b। ओके, अब अच्छा बात यह है कि यहां पे जो b का वैल्यू है, b इज y का वैल्यू, और जो y का वैल्यू है उसे अपने कहते हैं ऑर्डिनेट, उसे अपने कहते हैं ऑर्डिनेट। और जो a का वैल्यू है वो होगा वो होगा x का वैल्यू, और x के वैल्यू को अपने कहते हैं एब्सिसा, है ना, दिस इज एब्सिसा। फाइन, ओके, व्हेन आई से दिस, क्या आपको ऑर्डिनेट और एब्सिसा का आंसर पता है? एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो। यस, आपसे कहा गया है दैट द फर्स्ट इंस्टेंस, इन द फर्स्ट इंस्टेंस द ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 4। सो इफ द ऑर्डिनेट इज 4 देन y का वैल्यू इज 4, एंड इफ y का वैल्यू इज 4 देन b की जगह आप लिख दोगे 4। यहां पर आपसे कहा गया है x का वैल्यू मतलब एब्सिसा, एब्सिसा की वैल्यू गिवन है सेकंड केस में -3, मतलब एब्सिसा का आंसर अगर -3 है तो x का वैल्यू कितना हो गया? -3 हो गया। अब आप इसे इरेज करके लिख सकते हो -3। यू आर लकी, यू आर क्वाइट लकी कि आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट का वैल्यू आपको ऐसे इतने साफ तरीके से गिवन है। ऐसा हमेशा होता नहीं है। यू विल हैव टू रिमेंबर, यहां पर जो 0,4 एंड -3,0 के बीच का डिस्टेंस है, d² इज इक्वल्स टू चेंज इन एब्सिसा प्लस चेंज इन ऑर्डिनेट बोथ स्क्वायर्ड। चेंज इन एब्सिसा करेंगे तो आंसर आएगा 0, 0 -3, एंड चेंज इन ऑर्डिनेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 -0। देखो, चेंज इन एब्सिसा एंड चेंज इन ऑर्डिनेट, 0 -3 बिकम्स 0 + 3, 0 + 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ गया 16, दिस इज 25। तो d² की वैल्यू आ रही है 25। ऑफ कोर्स डिस्टेंस का आंसर आप 5 यूनिट्स डिक्लेयर कर सकते हो। हैविंग सेड दिस, यू विल हैव टू रिमेंबर कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों एक प्लेटर पे दे दे। भाई साहब, आप x एक्सिस वाले पॉइंट को a, 0 पुट करोगे, y एक्सिस वाले पॉइंट को 0, b पुट करोगे, उसके बाद देखना कि वैल्यूज ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज गिवन और नॉट इन बोथ द सेपरेट केसेस। ये क्वेश्चन बहुत बहुत स्टार्टिंग का, बहुत प्रिलिमिनरी ग्रेड का क्वेश्चन है, इसीलिए गिवन है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, अ पॉइंट ऑन y एक्सिस ऐसा फ्रेज यूज करेगा, और एब्सिसा ऑर्डिनेट नॉट गिवन रहेगा। ओके, आप देख लेना अपने क्वेश्चन में 10, 9, 11 ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो वहां पे एब्सिसा ऑर्डिनेट एब्सेंट मिलेंगे whenever we are talking about points on the axis x और या फिर axis y। बट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन इंडीड। आपकी डिस्टेंस का आंसर आ भी चुका है 5। आप मूव ऑन कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में। यही पूछा था ना, फाइंड ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। इस क्वेश्चन में अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं ए, बी एंड सी। उनमें एक वेरिएबल दिख रहा है मुझे which is small a, and it is said that the triangle is right angled at A। मतलब यहां पर राइट एंगल कहां पर है? A पे। तो आपके पास A, B, C तीन वर्टेक्स, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, एंड दैट्स योर हाइपो। सो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा करके एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। Hypo square is equals to perpendicular square plus base square. Okay, having understood this, मुझे अगर hypo square निकालना है
तो मैं बीसी स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि हमारी हाइपो तो बीसी है, तो हाइपो स्क्वायर क्या हो गया, बीसी स्क्वायर हो गया। तो मैं बीसी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब बी से लेके ये सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, बहुत सिंपल है, इट इज चेंज इन एब्सिसा, मतलब -2 और -1 के बीच का डिफरेंस स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन चेंज इन ऑर्डिनेट विच इज ए से लेके 4 तक का डिफरेंस और फिर स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे, दिस इज -2 -1 होल स्क्वायर्ड, और इसी के साथ a -4 होल स्क्वायर्ड। ओके, तो हाइपो स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 -1 विच इज इक्वल्स टू -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। a -4 होल स्क्वायर फॉलोज द फॉर्मूला ऑफ a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -8a प्लस 17। आ जाइए बेस स्क्वायर में। बेस क्या भैया, हमारा बेस है AC, तो बेस स्क्वायर मतलब हो गया AC स्क्वायर। AC स्क्वायर में हम इस A से लेके इस C तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखिए भाई, चेंज इन ऑर्डिनेट स्क्वायर्ड एंड देन चेंज इन एब्सिसा स्क्वायर्ड, 0 -1 का स्क्वायर एंड देन 3 -4 का स्क्वायर। ये तो बचपन वाली चीज है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 + 1 का आंसर हो गया 2। ओके, अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर का आंसर क्या होता है, ए से लेके बी तक का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब भैया ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं आप। 0 और -2 का डिफरेंस, 0 और -2 का डिफरेंस, 0 -2 को 0 + 2 लिख देना, समझदारी है। अब आप क्या करोगे, 3 - a, डिफरेंस कर रहे हो ना एब्सिसा और ऑर्डिनेट का, तो 3 - a और उसका भी स्क्वायर होता है। ओके, 0 + 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा, और यहां पर फिर से वो फॉर्मूला 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू a, दिस इज a स्क्वायर, करेक्ट, -6a, और 4 इधर और 9 मिला के अपने क्या कर सकते हैं, यहां पे 13 लिख सकते हैं। फाइन, तो आपने यहां पर क्या किया, आपने AB स्क्वायर का आंसर कैलकुलेट किया, A से लेके B तक का जो डिफरेंस है वो 2 आया था, उसका स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, और 3 - a को एक्सपैंड करेंगे, 3 - a स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो ये मिलेगा। हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था, इसीलिए यहां पर पाइथागोरस थ्योरम तो लगना ही लगना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान देना यहां पर, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू विच इज a स्क्वायर -8a + 17 is equals to perpendicular square which is AB square, a square -6a + 13 plus base square which is equals to 2। a square gets cancelled, मैंने इन दोनों का साइड चेंज कर देना है, तो दिस बिकम्स 17, उधर से 13 और 2 मतलब 15 गया तो -15 हो गया, और यहां से मैंने 8a का साइड चेंज किया, 8a बिकम्स पॉजिटिव, यहां पे -6a था तो 8a - 6a, है ना। तो यहां पर भी आ रहा है 2 और यहां पर आ रहा है 2a। आप बताओ, अगर 2a का आंसर 2 है तो a का आंसर कितना होगा, 1। दैट्स इट, आपका सम्स खत्म हो गया। इफ अ पॉइंट P has an abscissa twice the ordinate, भैया ऑर्डिनेट इज अ स्वीट नेम गिवन टू मेरा y का वैल्यू, y के वैल्यू से 2 गुना है x का वैल्यू एब्सिसा, सो द एब्सिसा इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट। इट सिंपली मींस कि मेरे एब्सिसा का वैल्यू मेरे ऑर्डिनेट का दुगना होगा। अगर मेरे ऑर्डिनेट के वैल्यू को मैं a मान लूं तो मेरे एब्सिसा का वैल्यू हो जाएगा 2a। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ पॉइंट P, उसका एब्सिसा ये हैज ट्वाइस दी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हो गया ये, एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये जो P है इट हैज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम R एंड
क्यू। आर की वैल्यू हो गई 2 -5, क्यू की वैल्यू हो गई -3, 6, और ये पी की जो कोऑर्डिनेट है वो होगी 2a, a। ये हो जाएगा 2a, a, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट का दो इंफॉर्मेशन होता है, एक होता है एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट। भैया एब्सिसा मतलब क्या? एब्सिसा मतलब एक्स का वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब क्या? वाई का वैल्यू। अगर आप एब्सिसा का बात करें तो मैंने 2a माना था, और अगर मैं ऑर्डिनेट का बात करूं तो मैं उसे a माना था। 2a एंड a बिकम्स योर कोऑर्डिनेट। अब P से लेके R तक का डेटा रिकॉर्ड करना है हमें, और फिर P से लेके Q तक का डेटा रिकॉर्ड करना है हमें। बहुत केयरफुली करेंगे। इक्विडिस्टेंट कहा गया है, इसका मतलब भैया जो P से लेके R तक की दूरी है और जो P से लेके Q तक की दूरी है वो इक्वल होगी। ये तो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, ये तो गिवन है। अगर पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो पी आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, करेक्ट। मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं आप समझो। हमेशा डिस्टेंस निकालने से ज्यादा आसान डिस्टेंस स्क्वायर निकालना होता है। डिस्टेंस निकालने में वो रूट ओवर आ जाता है, जो कि मेरे मामला को हमेशा हैम्पर करेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका आंसर गलत आएगा। अब क्या है कि आप जब स्क्वायर्स निकालते हो ना तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, समझो कैसे। पी से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं पी आर स्क्वायर। डिस्टेंस के स्क्वायर को अपने कहते हैं पी आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? पी आर स्क्वायर। देखो रिक्वायरमेंट्स मैच कर जा रहा है। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट करने की बारी आ गई। एब्सिसा है 2a और a, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2a और वहां का -2, और यहां पर आपका ऑर्डिनेट है a और -5, a एंड -5 का डिफरेंस। अब इन पे आ जाइए। p से लेके q तक का जर्नी क्या है? p से लेके q तक का जर्नी होगा pq, लेकिन हमें pq नहीं निकालना, हमें निकालना है pq स्क्वायर। तो pq स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर्ड प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर। एब्सिसा का डिफरेंस होगा 2a और वहां पर -3 बिकम्स 2a -3। ऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे तो a -6, याद है आपको, यहां पर था a और यहां पर था 6, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक यहां पर था a और वहां पर था -5, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए थे। यहां पर था 2a वहां पर था 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए थे। यहां पर था 2a वहां पर था -3, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए। अब अपने को करना क्या है? अपने को पूरे पेशेंस के साथ इस पी आर स्क्वायर का एक्सपेंशन और इस पी क्यू स्क्वायर का एक्सपेंशन नोट करना है। अब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया खत्म। अब यहां से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक्सपेंशन चैप्टर की हैं। एक्सपेंशन मतलब आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। कौन कौन से? दो। एक है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ये दोनों एक्सपेंशन को यूज करते हैं। ओके, 2a माइनस 2 होल स्क्वायर, देखिए मैं पी आर स्क्वायर के जगह पर उनका एक्सपेंशन यूज करने जा रहा हूं, बी केयरफुल। 2a माइनस 2 होल स्क्वायर is 2a का स्क्वायर विच इज 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 8a आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है वहां पर, और a प्लस 5 होल स्क्वायर करेंगे विच इज a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 5 करेंगे तो 10a आ जाएगा। दिस इज गेटिंग इक्वेटेड विथ पी क्यू होल स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर का आंसर हमने यहां पर लिखा है, देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे 2a प्लस 3 होल स्क्वायर का आंसर 2a स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर किया तो 2a का होल स्क्वायर करने पे हमारा आंसर आ गया 4a स्क्वायर। फिर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9। फिर 2 इंटू 2a इंटू 3 करूंगा तो 2 इंटू 2a इंटू 3 करने पे आपका आंसर आ जाएगा 12a, है ना। यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहां पर a माइनस 6 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे विच इज a स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो गया 36, है ना, और -2ab, -2 इंटू a इंटू b मतलब -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड -2 इंटू a इंटू 6, -2 इंटू a इंटू 6 का आंसर आएगा -12a।
क्या आएगा -12a। आइए कैंसिलेशन पे ध्यान देते हैं। भैया देखिए, हमारी पहली कैंसिलेशन 4a², दूसरी कैंसिलेशन a², करेक्ट। उसके बाद कैंसिलेशन के बारे में सोचना बंद करो, इतना लालच नहीं करना चाहिए। 10a में से 8a माइनस हो रहा है, 2a बचा, 4 + 25 बिकम्स 29। यहां पर ये 12a था और यहां पर 12a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। चलो, लालच इज नॉट अ बुरी बला इट सीम्स। ओके, यहां पर आपके पास 9 बचा था और 36 मिला के हम इसको लिखेंगे 45। 9 एंड 36 मिला के 45। यहां पर 2a और उस तरफ अगर मैं इनको भेजूं तो मेरा आंसर आ रहा है 16। a की वैल्यू हो गई 8 एंड दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। करेक्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आ जाइए आप अपने चैप्टर के अंतिम सवाल पर। आ जाइए आप अपने चैप्टर के अंतिम सवाल पर। चलो, इस क्वेश्चन को एंड करने के पहले मैं आपको छोटा छोटा 2-3 इंफॉर्मेशन दे दूं। लेट्स से कि आपसे बोला गया कि आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। ए, बी और सी तीनों का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। क्या करना है आपको? आपको ए बी का आंसर निकालना है, बी सी का आंसर निकालना है, सी ए का आंसर निकालना है। अगर ये तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो अपने कहते हैं इक्विलैटरल। अगर दो की वैल्यू सेम आई और तीसरा वाला मैच नहीं किया, इसे अपने कहेंगे आइसोसेलेस। दो मैच कर गया और तीसरा मैच नहीं किया तो। और अगर तीनों मैच नहीं किया, जो ए बी है वो बी सी से इक्वल नहीं है, जो सी ए है वो ए सी से इक्वल नहीं है, कोई भी दो साइड मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? हो जाएगा वो स्केलीन ट्राइंगल। क्या हो जाएगा? स्केलीन ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में आप ए बी का स्क्वायर निकालोगे, मतलब अपने साइड के वैल्यू का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर निकालोगे और सीए का स्क्वायर निकालोगे। और अब देखना, कोई भी दो को ऐड करके ना तीसरा आ रहा होगा। यू वुड नेवर नो, आपको नहीं पता होगा। आपसे पूछेगा कि भैया चेक करके बताइए कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, आपको पता नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपको पहले इन तीनों ही डिस्टेंसेस का स्क्वायर निकाल लेना है। ओके, जब स्क्वायर आ जाएगा उसके बाद आप देखना, ऐसा होगा कि ये 15 है, ये 4 है तो ये 19 दे देगा, या फिर ये 20 है, ये 7 है तो ये 27 दे देगा, या फिर ये 15 है, ये 17 है तो ये 32 दे देगा। ऐसा कुछ कर देगा कि किसी भी दो नंबर्स को ऐड करके तीसरा आ रहा होगा। अगर ऐसा होगा तो जो तीसरा वैल्यू है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है, आप उसको हाइपो मान लेंगे। मान लेते हैं कि ये मैक्स वैल्यू है और ये मैक्स वैल्यू इन दोनों को ऐड करके आया था, तो जो मैक्स वैल्यू है मैं उसे हाइपो स्क्वायर मान लूंगा। और जो छोटे छोटे वैल्यूज थे जिनको ऐड करके ये मैक्स वैल्यू आया था, मैं इसको मान लूंगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और मैं इन्हें मान लूंगा बेस स्क्वायर। और इस तरीके से प्रूव हो जाएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये चीज अपने एक्सप्लोर कर चुके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का सम्स किए हैं। बट अगर तीनों साइड्स को कंपेयर करना हो तो आप ना ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए मत कंपेयर करना। आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर कंपेयर करना, क्योंकि स्क्वायर्स में डिस्टेंस निकालना आसान होता है। अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो इक्विलैटरल, अगर एक इक्वल नहीं हुआ तो आइसोसेलेस, अगर तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं हुआ तो स्केलीन। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑपरेशन भी मैं बता चुका था। ओके, हैविंग सेड दिस, मैं आपको रोम्बस और स्क्वायर समझा चुका हूं। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर के जगह, स्क्वायर के अलावा हमारे पास दो फिगर्स होते हैं। द फर्स्ट इज पैरेललोग्राम एंड द सेकंड इज रेक्टेंगल, वेरी सिमिलर। इसमें क्या है, आप ए बी सी डी, उसके बाद यहां पे वी डब्ल्यू और एक्स वाई। लेट्स से कि आपके पास ये दो फिगर्स हैं। इसमें क्या होगा, जो आप ए बी निकाला है, फिर बी सी भी निकाला होगा, सी डी भी है और डी ए भी होगा। ये ए बी सी डी से मैच करेगा, ये ए बी की जो वैल्यू है वो सी डी से मैच करेगी, और जो बी सी की वैल्यू है वो डी ए से मैच करेगी। जो बी सी की वैल्यू है वो किससे मैच करेगी? डी ए से। तो यहां पर दिस मैचेस विथ सी डी एंड बी सी मैचेस विथ डी ए। और इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि इनकी ऑपोजिट साइड सेम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो आपकी ऑपोजिट साइड्स होती है वो होती है इक्वल। नंबर 2 पे आ जाएंगे।
आपको ये प्रूव करना पड़ेगा हमारे स्क्वायर के हमारे पैरेललोग्राम के सिनेरियो में कि एक डायगोनल दूसरे वाले से लंबा है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि माई डायगोनल 1 इज ग्रेटर देन डायगोनल 2। यस, आपको डायगोनल्स का भी लेंथ निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा, जैसा कि हमने रोम्बस में किया था। आपको निकालना पड़ेगा AC का वैल्यू और फिर आप चेक करोगे BD का वैल्यू। तरीके से अगर बात किया जाए तो जो AC का वैल्यू हो वो BD से ग्रेटर आएगा। लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, कंपैरिजन हमेशा इंडिविजुअल्स में नहीं होगा, स्क्वायर्स में होगा। मतलब AB स्क्वायर मैच करेगा CD स्क्वायर से, BC स्क्वायर मैच करेगा DA स्क्वायर से। और यहां पर भी जो कंपैरिजन होगा वो AC स्क्वायर वर्सेस BD स्क्वायर का होगा, जैसा कि हमने रोम्बस में किया था। तो ऐसे सिनेरियोज में ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो आ जाती है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से ग्रेटर आता है। समझ जाना कि वो एक पैरेललोग्राम है। वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये डिसीजन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक ये कि जो ऑपोजिट साइड्स है वो मैच कर रही है कि नहीं, और दूसरा ये कि एक डायगोनल दूसरे वाले से बड़ा है कि नहीं। आ जाते हैं अपने रेक्टेंगल पे। भैया रेक्टेंगल पे ये सिनेरियो होगा जैसा कि पैरेललोग्राम में हुआ था। आपको VW का वैल्यू निकालना है, WX का वैल्यू निकालना है, XY का वैल्यू निकालना है ना, और फिर VY का वैल्यू निकालना है, VY का। आप देखोगे तो इस सिनेरियो में भी पिछले केस जैसा हम स्क्वायर्स लेंगे हमेशा, ताकि आराम से फॉर्मूला अप्लाई हो पाए। और ये VW XY के साथ कंपेयर हो रहा होगा, ये VW XY के साथ कंपेयर हो रहा होगा, और WX VY के साथ। मतलब ऑपोजिट साइड्स यहां पर भी आपको मैच करते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है, ट्रू फॉर बोथ केसेस। मतलब वो रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है और वो पैरेललोग्राम के लिए भी ट्रू है। अच्छा, रेक्टेंगल के केस में ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी दोनों डायगोनल्स इक्वल आती है। मतलब यस, आपको WY भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको VX भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। WY भी कैलकुलेट होगा और VX भी कैलकुलेट होगा। और अगर वो दोनों इक्वल आ गया, या फिर टू स्पीक एक्यूरेटली अगर दोनों के स्क्वायर्स इक्वल आ गए, तो समझ जाना कि डायगोनल्स इक्वल है। और सिंस डायगोनल इक्वल है मतलब D1 इज इक्वल्स टू D2 आ जाएगा। दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल, दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल। ओके, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेक्टेंगल। अच्छा, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है? देखो अच्छे से। अगर चारों साइड इक्वल है, इट कुड बी अ रोम्बस और अ स्क्वायर। अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इट इज अ रोम्बस। अगर दोनों डायगोनल इक्वल है, इट इज अ स्क्वायर। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इट कैन बी अ रोम्बस, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम और इट कैन बी अ रेक्टेंगल। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम और इट कैन बी अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो भैया इट इज अ रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ये कि चारों साइड्स को कंपेयर करके कभी भी शांति से नहीं बैठने का। हो सकता है कि चारों साइड्स इक्वल आ जाएं, वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो, क्या पता। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं, शांति से नहीं बैठना है, सर्च करना है डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो पैरेललोग्राम है, अगर है तो वो रेक्टेंगल है। तो देखो, ये एक प्यारा सा स्क्वायर था, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा चिपटा कर दूं ना तो ये रोम्बस बन जाता है। लेंथ ऑफ द साइड्स अभी भी सेम है, और ये एक रेक्टेंगल था। इसको अगर मैं चिपटा कर दूं ना तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। लेंथ ऑफ द साइड अभी भी सेम है, जो डिफरेंस आएगा वो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स में आएगा। यहाँ पे इक्वालिटी होगी, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं होगा, यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ डायगोनल होगा, यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ डायगोनल नहीं होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देयर इज नो वे टू अवॉइड दिस, और इट इज माई गेस कि आपके एग्जाम में एरिया निकालने के लिए भी देगा, हो सकता है। और रोम्बस और पैरेललोग्राम इन दोनों पे ज्यादा फोकस करेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल से। स्क्वायर और रेक्टेंगल से ज्यादा फोकस आप रोम्बस और पैरेललोग्राम पे करोगे। टीचर हैव अ टेंडेंसी टू पिक डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एटलीस्ट द क्वेश्चंस विथ सम इंट्रिकेट terms like rhombus and parallelogram. Square and rectangle seems simple,
रोम्बस और पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, आप उनके आइडेंटिफिकेशंस प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। आ जाते हैं अपने आखिरी सवाल पे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सर्कम सेंटर। चलो समझते हैं कि सर्कम सेंटर क्या होता है। ये एक सर्कल है, इस पे मैंने ड्रॉ कर दिया एक ट्राइंगल, करेक्ट। सर्कम सेंटर हमेशा इस सर्कल का सेंटर होता है। तो यहां पे स्टेप वन क्या है, यहां पे स्टेप वन है ट्राइंगल, स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है सर्कल, और स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री है सेंटर। ओके, तो अगर इसको मैं सही ऑर्डर में बनाऊं तो ये मैंने पहले ड्रॉ किया ट्राइंगल, स्टेप वन। स्टेप टू में क्या करेंगे, अपने ड्रॉ कर लेंगे सर्कल, और फिर स्टेप थ्री में क्या करेंगे, अपने रखेंगे सेंटर। तो ये जो सेंटर आपको दिख रहा है ना, इसी को अपने कहते हैं सर्कम सेंटर। सेंटर मतलब तो पता ही होगा, और सर्कम मतलब सर्कल रैप करके रखा है मेरे ट्राइंगल को। तो मेरे ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को छूते हुए मैं एक सर्कल बनाऊंगा। एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को छूते हुए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, और उस सर्कल के बीच का जो पॉइंट होगा, सेंटर जो होगा, वो होगा हमारा सर्कम सेंटर। सो सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल रैप्ड अराउंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, थ्योरी की बात तो हो गई। पॉइंट टू बी नोटेड, द डिस्टेंस and this distance must be equal. Why? Because they are the radii to the same circle. भाई साहब, ये एक सर्कल है, उसके बीच में एक सेंटर है। यहां से आप ये तीन लाइन ड्रॉ करेंगे, तीनों लाइन का जो साइज है वो इक्वल नहीं होगा। लेंथ इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। एक सर्कल में अगर आप तीन रेडियस ड्रॉ कर देंगे तो तीनों रेडियस की वैल्यू अनइक्वल कैसे आ सकती है, तो इक्वल आएगी। तो आपको सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। ये स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री हटाइए, और इनको भी अपने काम करते हैं, रखते हैं साइड में, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हाँ, बट विजुअलाइज करने के काम आएगा। यहां पर आपका सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द सर्कम सेंटर ऐसा कहा गया है, और आपसे बता दिया गया है दैट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 8,6, द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 8,-2, एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज 2,-2। यहां पे है 2,-2, और इनका मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं कहां से, यहां से। लेट दिस बी x, y। तो मैंने क्या मान लिया कि जो हमारा सेंटर है वो क्या है, वो था x, y। कुछ मोमेंट्स बाद हमारा आंसर आ जाएगा और हम उसको यहां पे पुट करेंगे, एंड thus द चैप्टर वुड बी रैप अप। ओके, आइए अब अपने 8,6 से x, y तक का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अपने निकाल रहे हैं r1, मतलब पहला रेडियस आ रहा है, ठीक है, या आप इसको डिस्टेंस स्क्वायर ही बोल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है 8 - x एंड 6 - y होल स्क्वायर्ड। ओके, इनका डिस्टेंस। अब आ जाते हैं इनके डिस्टेंस पे, ठीक है, देखिए अच्छे से। x - 8 एंड y -2 होल स्क्वायर्ड, ऐसा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, आप इसको x - 8 बोलो या फिर 8 - x बोलो, दोनों का स्क्वायर होता सेम है। ऐसे अगर आप देखो, बात को मैं क्या बोल रहा हूं, 5 - 2 का अगर आप स्क्वायर करते हो या फिर 2 - 5 का स्क्वायर करते हो, इनका आंसर ना अल्टीमेटली 5 - 3 का आंसर, 5 - 2 का आंसर आ गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 - 5 का आंसर होता है -3, और -3 का भी स्क्वायर होता है 9। तो मांजरा सेम है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पर 8 - x लिखूं तो भी चलेगा, और अगर मैं x - 8 लिखूं तो भी चलेगा। आई प्रेफर कि मैं x - 8 लिखूं, x - 8 स्क्वायर एंड y -2 स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया कैंसिलेशन, क्योंकि मैं अभी अभी आपको समझाया था कि स्क्वायर्स के केस में सीक्वेंस चेंज करने पे कोई आनी जानी नहीं है। यहां पर भी आपके पास 8 - x था, यहां पर आपके पास x - 8 था, और दोनों ही का वैल्यू सेम होता है। ओके, x - 8 स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा, और 8 - x स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा, मैटर्स नॉट।
यहां पर है आपके पास 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। इनको भी एक्सपैंड करेंगे, दिस बिकम्स y प्लस 2 होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 करने पे आंसर आ जाएगा 4y। वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड। अब मैं क्या करूंगा, 12y का साइड चेंज करूंगा, दैट बिकम्स 16y, क्योंकि 12y उस साइड गया होगा। 12y प्लस 4y का आंसर हो गया 16y। एंड इस तरफ मैं 2 स्क्वायर का साइड चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 4, 4 अपना साइड चेंज करके हो गया -4। 36 से -4 हो रहा है तो आंसर आ जा रहा है 32। कैंसिलेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कम से कम मेरे सेंटर का जो ऑर्डिनेट था वो तो मुझे मिल चुका है। अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो x का भी आंसर आ जाएगा। इन्हें अपने यहां पर स्टोर कर लेते हैं, फॉर रेफरेंस अपने इसको यहां पर रखेंगे। आइए अब अपने x के पीछे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना, आपसे कहा गया है दैट द डिस्टेंस फ्रॉम xy टू 2, -2 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन xy एंड 8,6। तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने इस लाइन को और इस लाइन को प्रेफर करेंगे। अभी तक हम क्या किए थे, ये नीचे वाले 2 रेडियस को हमने चेक किए थे, ऊपर वाले को छोड़ दिए थे। अब अपने ऊपर वाले को भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए क्या है आपका इक्वेशन, x माइनस 2 स्क्वायर एंड y माइनस -2 स्क्वायर। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, x माइनस 2 मतलब चेंज इन एब्सिसा स्क्वायर्ड एंड देन चेंज इन ऑर्डिनेट स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाते हैं, है ना, इससे आप कंपेयर कर रहे हो। देखो आप चाहो तो इस टॉप को लेफ्ट के साथ भी कंपेयर कर सकता है, आप चाहो तो आप इस टॉप को राइट वाले के साथ भी कंपेयर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं लेफ्ट वाले को प्रेफर कर रहा हूं। दिस इज x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। फाइन, चलो इनका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करने के पहले क्या हमें y का वैल्यू नहीं पता, हमें y का वैल्यू पता था, कितना था 2। तो मैं y को इरेज करके यहां पर 2 लिख दूंगा, वहां पर भी y को इरेज करके हम चाहें तो 2 लिख सकते हैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2। ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। 2 माइनस माइनस 2 मतलब हो गया 4, 4 का स्क्वायर करने पे 16। यहां पर x माइनस 8 होल स्क्वायर वापस से, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, है ना। यही है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस 2 माइनस 4 का आंसर आता है, 2 माइनस 6 का आंसर आता है -4। 2 माइनस 6 का आंसर अगर -4 है तो -4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। ये 16 और ये 16 हो गया कैंसिल, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर भी हो गया कैंसिल। यहां पर आपके पास क्या बचा, यहां पर आपके पास बचा -2 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब -4x। उसके साथ यहां पर 2 स्क्वायर भी दिख रहा होगा, दैट बिकम्स 4। उधर अगर आप चेक करेंगे यू विल हैव 64 एंड यू हैव -2 इंटू एक्स इंटू 8 बिकम्स -16x। अगर आप इनका साइड चेंज कर लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12x, क्योंकि -16x अपना साइड चेंज करके बनाया होगा, प्लस 16x -4x बिकम्स 12x। 64 में से ये 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। 64 -4 कर दिए तो आंसर आ गया 60 एंड 12 5 का क्या होता है 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है भैया, x की वैल्यू आ गई है 5। और इस तरीके से ये विराट क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। भैया इससे डिफिकल्ट हमारे जाने में तो आपके पूरे के पूरे किताब में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और यहां पर क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाती है, लेकिन क्लास 10 सीबीएसई वाले धैर्य रखिए, अभी भी आपका सेक्शन फॉर्मूला बचा हुआ है, कंटिन्यू करेंगे।